ओके, सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, सॉरी फॉर द डिले, व्हाट्सएप लॉग आउट हो गया था शायद यहाँ का। हमारा पार्लियामेंट का छोटा सा सेक्शन बचा हुआ है, वो अभी हम डिस्कस करेंगे क्योंकि वो पीडीएफ मैम वाले व्हाट्सएप पर है और वो इस पर है नहीं, अभी दोबारा एक बार देख लेंगे। बट पहले हम लोग ये फिनिश कर लेते हैं विच इज़ इंडियन जुडिशरी। ठीक है, लास्ट क्लास में आपको मैंने बताया था दैट इंडियन लास्ट क्लास में बताया था that Indian democracy stands on 3 pillars, and what are those 3 pillars? Legislature, executive, judiciary. Legislature का काम होता है सारे laws बनाना, नियम कानून बनाना। Executive का काम होता है उन नियम कानूनों को लागू करना, implementation करना। और थर्ड होता है judiciary। Judiciary का काम होता है ये चेक करना कि जो भी नियम कानून बने हैं क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है या नहीं, डू दे अग्री विद द कॉन्स्टिट्यूशन, इफ सो वो कानून बन जाते, इफ दे डिसअग्री विद द कॉन्स्टिट्यूशन, इफ दे वायलेट द कॉन्स्टिट्यूशन, तो उन कानूनों को फिर नल एंड वॉइड करार दे दिया जाता है, मतलब दे आर कंसिडर्ड एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, कि क्योंकि ये संविधान के अगेंस्ट जा रहे हैं, दैट इज वाई ये कानूनों को यहीं पर ही बंद कर दिया जाएगा। तो हमारे इंडियन जुडिशरी के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट बुक है जिसके अकॉर्डिंग वो ये डिसाइड करते हैं कि कोई भी एक्ट सही है या गलत, उसका नाम कॉन्स्टिट्यूशन है। और उसी कॉन्स्टिट्यूशन से आपके अलग अलग कोड्स बने हैं जिनको आप लोग पहले आईपीसी और सीआरपीसी के नाम से जानते थे, जिन्हें आप इंडियन पीनल कोड और क्रिमिनल पीनल कोड के नाम से जानते थे, लेकिन उनको अभी चेंज कर दिया गया है, भारतीय न्याय संहिता, इस तरीके से अलग अलग नाम दे दिए गए हैं। चीज़ें वही हैं, थोड़ी बहुत चेंजेस करे गए हैं, बट ये इंडियन पीनल कोड और क्रिमिनल पीनल कोड ये नाम हमें ब्रिटिशर्स ने दिया था एंड हमें उसे डिसकंटिन्यू करना था, इसीलिए हमने उसको भारतीय न्याय संहिता नाम दे दिया, BNS, BNSS ऐसे करके हमने उसको नाम दे दिया। ठीक है, अब वही बात है कि इंडियन जुडिशरी की अगर हम बात करें तो इंडियन जुडिशरी के लिए सबसे पहला वर्ड जो हम यूज करते हैं दैट इज इंडिपेंडेंट एंड इंटीग्रेटेड। तो इंडिपेंडेंट एंड इंटीग्रेटेड ये दो शब्द जो हैं उसको हम ऐसे ही साथ में फ्रेज बोलते हैं, इंडिपेंडेंट एंड इंटीग्रेटेड जुडिशरी। इसका मतलब क्या होता है? देखिए, सबसे पहले बात करते हैं हम पहले वर्ड पे जिसका मतलब है इंडिपेंडेंट जुडिशरी। इंडिपेंडेंट शब्द से यहाँ पर ये मतलब है कि जुडिशरी जो भी अपना काम करेगी, ना तो पार्लियामेंट इसमें हस्तक्षेप कर सकता है, ना ही प्रेसिडेंट इसमें कोई भी इंटरफेरेंस कर सकते हैं, ना ही प्राइम मिनिस्टर इसमें कोई इंटरफेरेंस कर सकते हैं। इसका कहने का मतलब ये है कि जो भी प्रोसीडिंग्स होंगी जुडिशरी की उसमें जीरो इंटरफेरेंस होगा। अब ये इंटरफेरेंस वाला कॉन्सेप्ट क्यों लाया गया? क्योंकि अगर इंटरफेरेंस अलाउड होता तो जो भी करंटली जो भी द देन प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट जो भी होते वो जुडिशरी का मिसयूज करते और अपने फेवर में सारे डिसीजंस को करवाते, तो फिर कभी भी आपकी जुडिशरी फेयर डिसीजन नहीं दे पाती। इसलिए उन्होंने क्या कह दिया कि इसका कॉन्स्टिट्यूशन में एक सेपरेट आर्टिकल बनाया जाएगा जिसमें कि इसको एकदम सेपरेट इसकी पावर्स दिए जाएंगे, जो कि पार्लियामेंट जिसमें कि चेंजेस नहीं ला सकता। पार्लियामेंट को अधिकार नहीं होगा बहुत बड़े चेंजेस लाना, और अगर पार्लियामेंट को कभी चेंजेस लाने भी हुए जुडिशरी के किसी भी एक्ट में, किसी भी आर्टिकल में अगर कोई भी चेंजेस लाने हैं तो उसके लिए उसको 2/3 मेजॉरिटी की जरूरत पड़ेगी। नाउ व्हाट इज दिस 2/3 मेजॉरिटी? वाइट है, टू-थर्ड मेजॉरिटी क्या होती है? देखिए, एक होती है ना सिंपल मेजॉरिटी। क्या होती है? सिंपल मेजॉरिटी। एक होती है आपकी स्पेशल मेजॉरिटी और एक होती है आपकी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। 3 प्रकार की मेजॉरिटी होती है जो कि पार्लियामेंट में होती है। अब जरा समझिए ये मेजॉरिटीज होती क्या है। मान लेते हैं इस क्लास के अंदर मैं एक प्रपोजल रखूं और उस प्रपोजल में ही मैं ये कहूं कि कल की क्लास में आपको पॉलिटी की जगह ज्योग्राफी पढ़ाई जाएगी। ठीक है, तो आप में से बहुत लोग होंगे जो कहेंगे यस मैम पॉलिटी पढ़ पढ़ के बोर हो गए हैं, स्टार्ट सम अदर सब्जेक्ट। और बहुत से बच्चे होंगे जो ये कहेंगे कि नहीं मैम
पॉलिटी एक बार में फिनिश करा दीजिए, फिर एक बार में ज्योग्राफी पढ़ लेंगे, ठीक है। अब इससे क्या होगा, देयर वुड बी अ कंफ्यूजन, सम पीपल आर वांटिंग ज्योग्राफी एंड सम पीपल वुड बी वांटिंग पॉलिटी। क्या कर सकते हैं, वोटिंग करा सकते हैं कि हाउ मेनी पीपल आर इन फेवर ऑफ ज्योग्राफी एंड हाउ मेनी पीपल आर इन फेवर ऑफ पॉलिटी। अब पता चल जाएगा ना मेरे को, जिस सब्जेक्ट के लिए ज्यादा हाथ उठेंगे मतलब वही सब्जेक्ट की मेजॉरिटी है। ये जो मेजॉरिटी हुई ये सिंपल मेजॉरिटी होती है, जैसे कि एक तरफ 10 हाथ उठ गए, दूसरी तरफ 8 हाथ उठाएंगे, एक तरफ 50 हाथ हैं तो दूसरी तरफ मान लेते 40, 42, 10, 20 ऐसे करके हुआ। इसको हम बोलते हैं सिंपल मेजॉरिटी। ऐसा भी हो सकता है कि एक तरफ 8 लोगों ने हाथ उठाया है और एक तरफ 9 लोगों ने हाथ उठाया है, तो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट वन हैंड रेज 9 वाले जीत जाएंगे। इसे सिंपल मेजॉरिटी कहा जाता है। सिंपल मेजॉरिटी मतलब जितने लोग यहाँ बैठे हैं उनमें से जिस चीज के लिए लोग ज्यादा वोट करेंगे वही चीज काउंट कर ली जाए। अगला आता है स्पेशल मेजॉरिटी। स्पेशल मेजॉरिटी में क्या होता है, जितने लोग यहाँ बैठे हैं उन लोगों के 2/3 लोगों की हाँ होनी चाहिए। मतलब लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, सपोज कर लेते हैं दैट देयर आर 50 पीपल इन अ रूम, ठीक है। अब अगर 50 पीपल में मुझे सिंपल मेजॉरिटी प्रूव करानी है तो कम से कम कितने हाथ होने चाहिए मेरे पास? 50 लोग अगर बैठे हैं वोट करने के लिए तो मिनिमम मेरे पास कितने लोग होने चाहिए? 26 लोग, क्योंकि 25 तो आधा आधा हो गया। अगर 25 हाथ हाँ के लिए उठे तो 25 हाथ ना के लिए उठेंगे तो टाई हो गया। तो इसीलिए अगर मुझे जीतना है तो मुझे मिनिमम 26 हाथ हाँ के लिए चाहिए और 24 हाथ ना के लिए, तो ये क्या हो जाएगी, मेरी सिंपल मेजॉरिटी हो जाएगी। लेकिन अगर मैं स्पेशल मेजॉरिटी में आऊंगी तो स्पेशल मेजॉरिटी का मतलब हो जाएगा 2/3 into 50 which turns to 6, 32 अप्रोक्सीमेटली ना, 32 ले लेते हैं। मिनिमम मुझे कितने लोग चाहिए? 32 लोग चाहिए अपना बिल अप्रूव कराने के लिए, अगर मैं स्पेशल मेजॉरिटी मांगती हूँ। अगर मेरे पास 32 लोग नहीं मिले तो मेरा बिल गिर जाएगा। बात समझ में? ये होती है स्पेशल मेजॉरिटी। स्पेशल मेजॉरिटी का मतलब होता है जितने भी मेंबर्स बैठे हैं उनके 2/3 लोग वोट करेंगे तभी वो मेजॉरिटी मिलेगी। सिंपल मेजॉरिटी से काम नहीं बनेगा। और एक आती है एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, जो कि इंडिया में सबसे बड़ी मेजॉरिटी मानी जाती है। इसका मतलब ये नहीं होता है जितने लोग बैठे हैं 50 के 50 आपको हाँ कर दें, नो, दैट्स नॉट एन एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। बहुत ध्यान से देखिएगा, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी का मतलब होता है 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग should be more than simple majority of total। ये होती है एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। बड़ा टिपिकल सा वर्ड है लेकिन समझिए ध्यान से। इस क्लास में कितने लोग बैठे हैं? 50 लोग जो वोट डालने आए हैं। क्या गारंटी है इस क्लास की स्ट्रेंथ सिर्फ 50 ही होगी? काफी लोग एब्सेंट भी तो होंगे आज, उनका ओपिनियन नहीं लिया जाएगा क्या? मांगा जा सकता है उनका भी ओपिनियन। आज वो क्लास में प्रेजेंट नहीं है, हो सकता है उनकी कोई मजबूरी रही हो क्लास ना आने की, उन्होंने जानबूझ के आज क्लास से छुट्टी ना ली हो, किसी कारणवश उन्हें आज बाहर जाना पड़ गया हो, तबीयत खराब हो गई हो, घर पे कोई काम आ गया हो, लेकिन क्या उनका क्लास में से नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अब इसको कहते हैं हम सिंपल मेजॉरिटी, जिसमें वो कहते हैं क्लास में जितने भी बच्चे बैठे हैं उनकी 2/3 मेजॉरिटी होनी चाहिए। क्लास में जितने बैठे उनकी तो 2/3 होनी चाहिए, लेकिन ये जो 2/3 मेजॉरिटी आई वो आपके टोटल स्ट्रेंथ के हाफ से एक ज्यादा होना चाहिए। क्लास की टोटल स्ट्रेंथ के हाफ से एक ज्यादा। कैसे? मान लेते हैं कि आपके क्लास की स्ट्रेंथ जो है वो 100 है। एक क्लास है जिसकी स्ट्रेंथ 100 है टोटल, और एक बी क्लास है जिसकी स्ट्रेंथ मान लेते हैं कि 70 है, ठीक है। अब यहाँ पे भी दोनों ही क्लास में आज 50-50 बच्चे आए हुए हैं जो वोटिंग कर रहे हैं। अगर इसमें आप 2/3 मेजॉरिटी लगाओगे तो कितने बच्चे हो जाएंगे? 32 वोट मिलने चाहिए। इसमें अगर आप 2/3 मेजॉरिटी लगाओगे तो कितने वोट मिलने चाहिए? 32 वोट मिलने चाहिए, 2/3। लेकिन
अगर ये सिर्फ स्पेशल मेजोरिटी की बात होती तो आप जीत गए होते, लेकिन यहाँ अगर बात एब्सोल्यूट मेजोरिटी की आएगी तो आपकी टोटल स्ट्रेंथ एक क्लास की कितनी है? 100 का हाफ कितना हुआ? 50 का कम से कम एक ज्यादा होना चाहिए, यानी कि आपकी ये वाली वोट काउंट किसके बराबर होना चाहिए था? 51 के बराबर, जो कि नहीं हुआ, यानी कि ये एब्सोल्यूट मेजोरिटी नहीं मिली। इस क्लास में आके देखो, इस क्लास की टोटल स्ट्रेंथ कितनी है? 70 का आधा कितना होता है? 35 से एक ज्यादा वोट यानी कि 36 वोट मिलने चाहिए, मिल कितने नहीं है इसको? 32, यानी कि यहाँ पर भी आपकी स्पेशल मेजोरिटी गिर गई। अब आप समझिए स्पेशल मेजोरिटी को पास करना कितना ज्यादा डिफिकल्ट होता है। स्पेशल मेजोरिटी अगर आपको पास करवानी है तो आपको सिर्फ रूलिंग पार्टी ही नहीं लगेगी, आपको ऑपोजिशन पार्टी के मेंबर्स को भी पार्लियामेंट में कन्विंस करना पड़ेगा कि भाई हम सही हैं, हम जो नियम बना रहे हैं वो बहुत सही है, ट्राई करो, बात मानो हमारी, अच्छा है ये नियम। अगर वो कन्विंस नहीं हुए तो ये एब्सोल्यूट मेजोरिटी कभी भी पास नहीं हो पाती। और इस प्रकार के एब्सोल्यूट मेजोरिटीज की नीड पड़ती है जब आपको कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई बड़ा चेंज लाना होता है। जब आपको कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करना होगा तब आपको नीड होती है ऐसी मेजोरिटीज की। समझ में आ रही? अभी जो आपने देखा होगा, जो नारी वंदन अधिनियम के बाद जो डिलिमिटेशन एक्ट आया था, परिसीमन अधिनियम आया था, वो पास नहीं हो पाया। वो पास इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि हमको 2/3 मेजोरिटी नहीं मिली। तो इट इज नॉट इजी टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन अकॉर्डिंगली। आसान नहीं होता है कि अपने मन मर्जी कॉन्स्टिट्यूशन को चेंजेस कर दिए जाए। अब यही चीज आपके जुडिशरी के लिए हेल्पफुल है, क्योंकि जुडिशरी में अगर आपको कोई भी चेंज करना है तो आपको उसको एब्सोल्यूट मेजोरिटी से करना पड़ेगा, और एब्सोल्यूट मेजोरिटी हासिल कर पाना बहुत मुश्किल होता है। और इसीलिए आपका जो जुडिशरी है उसमें बहुत बड़े बड़े चेंजेस, कोई भी सरकार आपको सिर्फ सीजेआई की बात, अगर आपके चीफ जस्टिस ने बात नहीं मानी तो कोई भी प्राइम मिनिस्टर ये नहीं कह सकता है चलो एक काम करते हैं, इसका ये कर देते हैं, इसके लिए इसका ऐसा रूल बना देते हैं। बनाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसके लिए किसमें बदलाव करना पड़ेगा? कॉन्स्टिट्यूशन में। और वो बदलाव कौन से तरीके से होगा? स्पेशल मेजोरिटी से, जिसमें कि ऑपोजिशन को भी आपके फेवर में वोट करना पड़ेगा। और कोई ऑपोजिशन इतनी बेवकूफ क्यों होगी जो अगर लग रहा है कि प्राइम मिनिस्टर अपनी बात मनवाने के लिए चीफ जस्टिस के लिए ऐसा रूल बना रहा है तो वो हाँ कर देगी कि हाँ ठीक है बना दो? पॉसिबल ही नहीं। इसीलिए आपकी जो जुडिशरी है वो काफी इंडिपेंडेंट है, बहुत इंडिपेंडेंट है, उसके ऊपर कोई इंटरफेरेंस नहीं है। दूसरा वर्ड जो इसमें आता है वो होता है इंटीग्रेटेड। इंटीग्रेटेड का मतलब ये है, जैसे कि आपको पता है उत्तर प्रदेश में एक सरकार चल रही है, ठीक है, जिसे सीएम योगी आदित्यनाथ जी चला रहे हैं, और सेंटर में एक सरकार चल रही है जिसे पीएम नरेंद्र मोदी जी चला रहे हैं। बात से सहमत हैं? लेकिन जो आपके सीएम हैं उनका जो काम है उसमें पीएम इंटरफेयर नहीं कर सकते, अलाउड नहीं। अलाउड एज इन कि वो कोई सजेशंस देना अलाउड है, एडवाइसेस देना अलाउड है, लेकिन डायरेक्टली मना करना अलाउड नहीं है कि आप ये क्यों कर रहे हैं, आप ये नियम क्यों लेकर आए हैं, आप अपने यहाँ ये स्कीम क्यों लागू कर रहे हैं। अलाउड नहीं है पीएम को, बिकॉज पीएम अपने स्फीयर में काम करेंगे, सीएम अपने स्फीयर में काम करेंगे, दोनों एक दूसरे को एडवाइसेस, सजेशंस ये सब तो दे सकते हैं, बट मना नहीं कर सकते कि आप ये काम क्यों कर रहे हैं, आपको अलाउड नहीं, आपको मैं मना कर रहा हूं, नहीं करेंगे। हमारा जो लेजिस्लेचर है वो इंडिपेंडेंटली काम करता है, सेंटर पे सेंटर काम कर रही है, स्टेट पे स्टेट काम कर रहा है। अगर मान लेते हैं कि इतना आसान होता किसी भी पीएम के लिए सीएम को धमकाना, तो अभी तक टीएमसी मतलब जो ममता बनर्जी की पार्टी है, मतलब अगर आप देखो तो करंटली सेंटर में कौन चल रहा है? बीजेपी। तो जितने भी ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे नॉन बीजेपी पार्टीज सीएम बने हुए हैं, तो ऐसे तो पीएम उनको धमका दे और धमका के उनका कोई काम नहीं करवाते। यही रीजन है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा पीएम सेंटर संभालेगा, सीएम स्टेट संभालेगा, और दोनों एक दूसरे के काम में इंटरफेयर नहीं करेंगे। लेकिन जुडिशरी को ये नहीं कहा गया। जुडिशरी से कहा गया सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के मामलों में दखल अंदाजी देगा, हाई कोर्ट सबॉर्डिनेट कोर्ट्स के मामलों में दखल अंदाजी करेगा, मन करेगा उसको तो वो केस रुकवा देगा, मन करेगा उसका तो केस अपने पास मंगवा लेगा, मन करेगा उसको तो बोल देगा कि केस को खारिज कर दो। इसको कहा जाता है इंटीग्रेटेड जुडिशरी। इंटीग्रेटेड मतलब यहाँ पर एक एक ऐसे करके ही चढ़ते। जैसे कि आपने कभी सुना है कि अगर आप सीएम बन गए हैं तो सीएम के बाद आपका जो इलेक्शन हो, आप पीएम के लिए इलेक्शन लड़ेंगे?
ऐसा कहीं रूल बना हुआ है क्या? नहीं, लेकिन जुडिशरी में बना हुआ है। हाई कोर्ट के जज का रिटायरमेंट 62 साल पे कर दिया जाता है, 62 इयर्स पे कर दिया जाता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जज का रिटायरमेंट 65 इयर्स पे होता है। अब सुप्रीम कोर्ट का जो जज है, सुप्रीम कोर्ट का जज कितने साल पे रिटायर होगा? 65 साल पे। और हाई कोर्ट का जज कितने पे रिटायर हो रहा है? 62 साल पे। ऐसा क्यों करा गया? सो दैट ये जो 3 साल का एक टाइम पीरियड मिलेगा, इसमें वो चाहे तो सुप्रीम कोर्ट का जज भी बन सकता है। बात समझ में आ रही है? तो जो सुप्रीम हाई कोर्ट के जजेस होते हैं उनको 62 इयर्स पर रिटायर करवा दिया जाता है, सो दैट जो बचे हुए 3 साल हैं, अगर उनमें से कोई सुप्रीम कोर्ट का जज बनना चाहे, अगर वो उनके पास अपनी कैपेबिलिटीज हैं और अगर वो रिटायरमेंट के बाद भी काम करना चाहते हैं, जो कि लोगों के अंदर होता है एक पोजीशन को होल्ड करने का, तो वो आके सुप्रीम कोर्ट में अप्लाई कर सकते हैं इंटीग्रेटेड। लेकिन क्या कभी सीएम और पीएम में आपने ऐसा देखा है कि सीएम को जल्दी रिटायर करवा दिया जाता है सो दैट वो पीएम का इलेक्शन लड़ सके? नहीं, अलाउड नहीं होता है। तो हमारे यहाँ जो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव है उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। जितने भी सरकारी दफ्तर हैं, जितने भी सारे सरकारी दफ्तरों की जो आपके रिटायरमेंट एज है वो या तो 65 इयर्स है या तो 60 इयर्स है। ऐसा कुछ नहीं करा गया है कि एसएससी में ऐसे हायरार्की बनी हो तो बोल दिया जाए कि एमटीएस को हम जो है वो 50 इयर्स पे रिटायर करवा देंगे, सीएचएसएल वालों को हम 60 इयर्स पे रिटायर करवा देंगे ताकि ये लोग सीजीएल वाली पोस्ट संभाल पाए। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। आप इंटरनल एग्जाम्स दे के आप बड़ा पोस्ट हासिल करते हो, दैट इज योर गुड, बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहीं पर भी मेंशन नहीं करता है कि छोटे लेवल वालों को हम जल्दी रिटायर करवा देंगे ताकि वो बड़े वाले पोस्ट के लिए अप्लाई कर सके। बट ये कहता है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में ऐसा होता है कि हाई कोर्ट का जज 62 इयर्स पे रिटायर हो जाता है सो दैट वो 3 इयर्स अपना सुप्रीम कोर्ट में सर्विस दे पाए। दिस इज नोन एज एन इंटीग्रेटेड जुडिशरी। इंटीग्रेटेड एज एन, एक तो बाहर से कोई इंटरफेरेंस नहीं हो रहा है और दूसरी बात उसी के ही लोग उसी के ही ऊपर के पदों को संभालते रहते हैं, नए लोगों को नहीं दिया जाता है अंदर आने के लिए। मतलब इट्स अ चेन कि आप यहाँ से पहले यहाँ आओगे, फिर थोड़ा और ऊपर, फिर थोड़ा और ऊपर और फिर थोड़ा और ऊपर। ऐसा आपने कभी यहाँ देखा? बहुत से आपने केसेस में देखा होगा, कुछ ऐसे मेयर, विधायक और सांसद होते हैं जो सिर्फ जीवन में एक ही बार अपना पद संभाल पाते हैं, उसके बाद उन्हें कभी मौका नहीं मिलता है। मानो वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, लोगों को वो पसंद नहीं आए, या उसके बाद उनके साथ कुछ ऐसी सिचुएशंस हो गई जिसके बाद वो इलेक्शंस नहीं जीत पाए। बहुत बार होता है ना ऐसा। जजेस के साथ ऐसा नहीं कि एक बार हम हाई कोर्ट में बैठ गए तो अब हम दोबारा नहीं बैठेंगे, उनको दोबारा से भी बुलाया जा सकता है। इवन अभी आप पढ़ोगे कुछ जजेस तो ऐसे होते हैं उन्हें रिटायरमेंट के बाद दोबारा बुला लिया जाता है कि वापस आ जाइए अपनी सर्विस देने के लिए। जब कभी भी जुडिशरी के ऊपर लोड बढ़ जाता है तो रिटायर्ड जजेस को भी बुला लिया जाता है कि कुछ दिन, कुछ महीने, कुछ साल आप बैठ के हमारे यहाँ सर्विस दीजिए। अगर आप तबीयत आपकी ठीक रहती है, अगर आप फिजिकली फिट महसूस करते हैं तो आकर आप अपनी सर्विसेज दे सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं इंटीग्रेटेड एंड, तो दिखता नहीं है स्लाइड की वजह से कुछ भी क्या लिखा है। ओके, सी, लॉ बनाने का काम किसका है? पार्लियामेंट का। लॉ इंप्लीमेंट कराने का काम किसका है? एग्जीक्यूटिव का। और लॉ को इंटरप्रेट जब मैं बोलती हूँ तो इंटरप्रेट का मतलब है कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग इस लॉ को पढ़ना। कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग कि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा लिखा है, क्या ये लॉ इसके संग जा रहा है या कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, बस इसको इंटरप्रिटेशन कहते हैं। इंडिया फॉलोज एन इंटीग्रेटेड जुडिशरी। एक ही सिस्टम है टॉप से बॉटम तक, बताया ना मैंने आपको। सुप्रीम कोर्ट जो है वो हाई कोर्ट के जजेस के ऊपर चेक रखता है, हाई कोर्ट के जजेस के ऊपर कि किसका अपॉइंटमेंट करना है, किसका नहीं करना है। ये पीएम डिसाइड नहीं करते, ये सुप्रीम कोर्ट के जज डिसाइड करते हैं। हाई कोर्ट डिसाइड करेगा कि सबऑर्डिनेट कोर्ट में कौन से जज को बिठाना है। सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में भी अलग अलग वो होते हैं, मुंसिफ कोर्ट होता है, सेशन कोर्ट होता है, इनमें भी हाई कोर्ट डिसाइड करता है, या तहसीलदार होता है आपका। ये सब डिसीजन ये लोग लेंगे कि किसको बिठाना है। यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं है कि पीएम, सीएम के कहने पे डीजीपी का अपॉइंटमेंट तो होता है, जो आपके डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस होते हैं, लेकिन सीएम के कहने पे किसी जज का अपॉइंटमेंट कभी भी नहीं हो सकता। किसी जज को आप ये नहीं कह सकते कि इसको नौकरी से निकाल दो, सीएम नहीं कह सकता, पीएम नहीं कह सकता कि इसको निकाल दो। बहुत, मतलब आप ये समझिए कि ट्रांसफर्स वाला केस भी बहुत ज्यादा, एकदम 0.1% चांसेस होंगे कि जज का ट्रांसफर पीएम या सीएम के कहने पर हो। ट्रांसफर्स भी नहीं होते हैं जजेस के। ये ट्रांसफर्स का भी डिसीजन सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का लेगा, हाई कोर्ट सबऑर्डिनेट कोर्ट का लेगा। आईएएस पीसीएस का ट्रांसफर्स जो है वो सीएम, पीएम, विधायक ये लोग करवा लेते हैं, लेकिन जजेस का ट्रांसफर इनके हाथ में नहीं होता है। बिल्कुल सेपरेट सिस्टम बना दिया गया है इनको।
कोई मतलब नहीं है इनको इनसे, और ये उनसे मतलब नहीं रख सकते। पीएम, सीएम, गवर्नर, ये लोग इनसे मतलब नहीं रख सकते, और ये जो हैं वो इनके कामों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ओके, नाउ सी देयर आर 3 टाइप ऑफ कोर्ट्स। फर्स्ट इज कॉल्ड द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जिसे हम सर्वोच्च न्यायालय कहते हैं क्योंकि सबसे बड़ा होता है। देयर इज द हाई कोर्ट, जिन्हें हम उच्च न्यायालय कहते हैं, जो कि स्टेट्स के अंदर होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि हर स्टेट के अंदर एक हाई कोर्ट होगा ही होगा, इट्स नॉट कंपल्सरी। इफ यू टॉक अबाउट हरियाणा एंड पंजाब, दे डोंट हैव सेपरेट हाई कोर्ट्स। दोनों का एक कोर्ट है विच इज नो नेम्ड एज चंडीगढ़ कोर्ट। चंडीगढ़ हाई कोर्ट के नाम से दोनों काम कर रहे हैं। इसी प्रकार से अगर आप अंडमान एंड निकोबार, लक्षद्वीप की बात करें, उनके खुद के कोई हाई कोर्ट्स नहीं हैं। ऐसे करके अगर आप उधर जो आपकी 7 सिस्टर्स हैं, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड, उधर की बात करेंगे, सारे स्टेट्स के पास अपना नहीं है, ठीक है। तो क्या होता है, हमारे पास टोटल 25 हाई कोर्ट्स हैं, और हमारे पास स्टेट्स कितने हैं? 28। यूनियन टेरिटरीज कितनी हैं? 8। 28 + 8 हमारे पास कितना हो गया? 28 में 34 नहीं, 36 हमारे पास प्लेसेस हैं, लेकिन हमारे पास हाई कोर्ट्स कितने हैं? 25। क्यों? क्योंकि एक हाई कोर्ट 2 या 3 जगहों को भी केसेस को संभालता है, ठीक है। उत्तर प्रदेश का खुद का हाई कोर्ट है। सी, हमारा जो उत्तर प्रदेश है, इसके 2 कैपिटल्स हैं। पहला है इसका लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव कैपिटल, मतलब जहां पे इसकी विधानसभा है। कहां पर है इसकी विधानसभा? यूपी की लखनऊ में है। तो हमारा लेजिस्लेटिव कैपिटल कौन हो गया? लखनऊ हो गया। हमारे जितने भी काम हो रहे हैं वो कहां से होते हैं? लखनऊ। काम हो रहे हैं मतलब डायरेक्टरेट वहीं पर है हमारा, फिर हमारा जो भी हमारे सचिवालय वगैरह जितने भी हैं वो सब लखनऊ में है। लेकिन व्हेन इट कम्स टू जुडिशरी, हमारे उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट वो लखनऊ के अंदर नहीं है, बल्कि वो प्रयागराज के अंदर है। तो हमारा जुडिशियल कैपिटल क्या हो गया? प्रयागराज, और हमारा लेजिस्लेटिव कैपिटल क्या हो गया? लखनऊ। बात समझ में आ गई दोनों चीजों की? तीसरे लेवल के जो आपके कोर्ट्स आएंगे उनको आप बोलोगे डिस्ट्रिक्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट मतलब बरेली में अपना कोर्ट है, मुरादाबाद का अपना कोर्ट है, ऐसे करके कोर्ट्स हैं, ठीक है। सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में कौन आते हैं? सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में आती है तहसीलें। नाउ व्हाट इज दिस तहसील? सी, बरेली इज अ सिटी व्हिच हैज मेनी एडजेसेंट टाउन्स। फॉर एग्जांपल वी हैव बहेड़ी, फतेहगंज, भमोरा, देवचरा, देन कमिंग दिस साइड इफ यू सी तो फरीदपुर, ऐसे करके आपको काफी सारे, नवाबगंज, मिलते हैं नहीं मिलते हैं? रिठौरा इज अ टाउन, नहीं रिठौरा बरेली में ही लगने लगा शायद। ऐसे करके आपको बहुत सारे छोटे हमारे बरेली के आसपास टाउन्स दिख जाएंगे। अब बरेली से रामपुर जाइए, बरेली से बदायूं जाइए, बरेली से नैनीताल की तरफ जाइए, बरेली से आप नीचे कौन आता है अपना? बदायूं ही है। शाहजहांपुर जाइए, आप इन सब जगहों पे जाओगे तो आपको रास्ते में कुछ टाउन्स मिलेंगे जो बरेली के ही माने जाते हैं। आप देखते लास्ट में वहां बरेली लिखा होता है, ठीक है। अब ये जो दूर दूर की जगह है, इफ यू टॉक अबाउट भभौरा, इट्स अप्रोक्सीमेटली यहां से होगा, मान्यता 30 किलोमीटर्स तो है बरेली सिटी से, 30 किलोमीटर्स पे भमौरा स्थित है, सिचुएटेड है, विच इज अ टाउन ऑफ बरेली। वहां के लोगों को अगर कोई केस लड़ना है, वहां के लोगों के साथ अगर कुछ भी होता है, तो कहां पर आएंगे वो लोग? वो सीधा का सीधा बरेली का जो आपका कोर्ट है उसमें आएंगे? नहीं। आप कभी कचहरी रोड पर जाइएगा, और वहां पे जब आप जाएंगे तो वहां पे आपको एक जगह मिलेगी जिसका नाम है तहसील, ठीक है। कचहरी रोड पर इस तरफ वो है, इसके सामने है तहसील आपकी बनी हुई, राइट हैंड साइड पे तहसील बनी हुई है, और उस तहसील में जाएंगे आप, बहुत मतलब ऐसे नीचे फ्लोर्स हैं, फिर उसके ऊपर फ्लोर्स हैं, फिर उसके ऊपर फ्लोर्स हैं, ऐसे करके, तो आपको ना ऐसे छोटे छोटे रूम्स बने दिखेंगे, ऐसे करके बीच में आइल होगा, पाथवे होगा जहां से आप जा सकते हैं, और ऐसे करके बने होंगे। और इन रूम्स में क्या होगा, एक थोड़ा सा रेज अल्टार होगा, जैसे कि ये वाला है। यहाँ पे आपने जो कोर्ट रूम में नहीं देखा है, जो जजेस के आगे रेलिंग टाइप की लगी होती है लकड़ी की, ऐसी एक रेलिंग लगी होगी, यहाँ पे एक ऊंची सी कुर्सी रखी होगी, यहाँ नॉर्मल कुर्सियां रखी होंगी, बस ऐसे करके बहुत सारे रूम्स बने हुए हैं जिनको हम लोग कोर्ट रूम्स के नाम से जानते हैं। अब इन कोर्ट रूम्स में क्या होता है, यहाँ पे इस गद्दी पर बैठता है तहसीलदार, ठीक है, और यहाँ पे जो है जिसकी प्रॉब्लम होती है वो लोग आते हैं। और जब आप वहाँ तहसील में जाके देखोगे तो हर रूम के ऊपर लिखा होगा एक नाम। कैसे?
यहाँ लिखा होगा बहेड़ी, नवाबगंज, फतेहगंज, फरीदपुर, देवचरा, भमोरा, ऐसे करके लिखा होगा। अब अगर आप मान लेते हैं फरीदपुर के निवासी हैं और आपकी कोई प्रॉब्लम है तो आप सिर्फ और सिर्फ फरीदपुर वाले तहसील रूम में ही जा सकते हैं, वहां पे आपका ही तहसीलदार बैठा होगा। आप भमोरा के हैं तो आप इसमें जाएंगे, आप मान लेते हैं बहेड़ी के हैं तो आप इसमें जाएंगे। ऐसे करके पूरी तहसील में छोटे 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 कोर्ट रूम्स बने हुए हैं। ये सबसे लोअर लेवल ऑफ कोर्ट माना जाता है, सबसे लोअर लेवल ऑफ कोर्ट। आपका केस यहाँ पे चलता रहेगा। केस चलने के बाद मान लेते हैं आप हार गए, जीत गए, जो भी हुआ। अब आपको लग रहा है कि नहीं, मुझे तो लग रहा है कि मेरा पक्ष ज्यादा स्ट्रांग था पर मुझे डिसीजन गलत दिया गया है। सिंपल लैंग्वेज में बोलूं, आप अपील करना चाहते हैं। दो तरीके होते हैं अपील करने के। ऐसा नहीं होता कि हम यहाँ से केस हार गए तो चलो चलो आगे चलते हैं, अपील करने जाते हैं। नो, अपील जो एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन है वो बाद में होता है, उससे पहले आपको एक रिवीजन डालना पड़ता है। रिवीजन डालना पड़ेगा मतलब रिकंसिडरेशन। आपको फिर से एक प्ली फाइल करनी पड़ेगी अपने ही तहसील में कि सर मुझे लग रहा है कि मेरा पक्ष ज्यादा भारी था और मेरे पास कुछ और भी पुख्ता सबूत हैं, एक बार और देख लो आप मेरा कोर्ट केस। तो यहाँ पे आपका रिवीजन पड़ेगा, फिर से आपका केस चलेगा इसी तहसील के अंदर। अब यहाँ पे भी आपको जो है यही जजमेंट दे दिया गया कि नहीं नहीं, ये दुकान तो इनकी आपको नहीं दी जाएगी। अब आपको लगता है कि मुझे अपील करनी चाहिए, तो अब आपका यहाँ से तहसील का काम खत्म हो जाएगा और यहाँ से आपका शुरू हो जाएगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ये है आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तहसील में काम इतना ही रहता है आपका, फिर आप आ जाएंगे सीधा कहाँ पे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, जिसके इसके जज को क्या कहा जाता था, तहसीलदार, ठीक है। और इसके जज को क्या कहा जाएगा, सिविल जज। ये वाली जो पोस्ट होगी, यहाँ पे जो जज बैठे होंगे उनको क्या कहा जाएगा, सिविल जज, ठीक है। अब सिविल जज के सामने आपका केस पेश किया जाएगा और वहां पे आपकी पूरी प्रोसीडिंग्स चलेंगी। अगेन मान लेते हैं आप यहाँ पर भी हार गए हैं, तो यहाँ पे अगर आप हार गए हैं तो फिर आपको क्या डालना पड़ेगा, एक रिवीजन डालना पड़ेगा। और आप रिवीजन में भी हार गए हैं तो अब आपको किसके पास जाना पड़ेगा, हाई कोर्ट के पास, ठीक है। अब आप हाई कोर्ट के पास जाएंगे, यानी कि आपको प्रयागराज जाना पड़ेगा। प्रयागराज में आपके केसेस चलेंगे। आप मान लेते हैं हाई कोर्ट से भी हार गए हैं तो अब आप रिवीजन डालेंगे हाई कोर्ट में। आप फिर से हार गए हैं तो आप सोचे चलो भाई हम कहाँ चलते हैं, सुप्रीम कोर्ट चलते हैं। नॉट अलाउड डायरेक्टली। इस केस के लिए तो बिल्कुल अलाउड नहीं है कि सर इसने मेरी जो है 5,000 रुपए चुरा लिए थे तो अब मैं सुप्रीम कोर्ट आया हूँ। सुप्रीम कोर्ट कहता है मैं आलतू फालतू केसेस लड़ने के लिए नहीं बैठा हूँ, मेरे पास भारी भरकम पहले से बहुत केसेस चल रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रतिबंध लगा दिया है, एक बार लगा दिया है कि या तो आपके केस में मिनिमम इतना रुपया इन्वॉल्व होना चाहिए, फॉर एग्जाम्पल 50,000 रुपए, फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि ये बहुत पुराने चले आ रहे हैं रूल्स, अभी तक इसमें बदलाव नहीं हुआ है, कि कम से कम 50,000 रुपए की बात तो हो। 50 से कम की बात है तो मेरे पास मत आ जाना। और अगर सजा की बात है तो 1 साल की जेल नहीं, मिनिमम 10 साल की जेल की सजा अगर तुमको सुनाई गई है तभी मेरे पास आना। अगर 7 साल की सजा सुना दी गई है, 1 साल की, 2 महीने की, तो तुम मेरे पास नहीं आ सकते हो कि भाई सुप्रीम कोर्ट हमारा केस ले लो, हम अपील करने आए हैं। नो, सुप्रीम कोर्ट की क्लियर कंडीशंस हैं कि या तो आपके पास 50,000 रुपए वाला केस होना चाहिए या तो फिर आपका मिनिमम 5 साल की सजा हुई हो आपको, तब आप मेरे पास आ सकते हो। अगर इस अमाउंट से कम या इन सालों से कम की जेल की सजा हुई है तो हाई कोर्ट का डिसीजन विल बी द फाइनल डिसीजन। यू कैन नॉट कम एंड अपील इन द सुप्रीम कोर्ट। बात समझ आई, क्लियर हुआ? एक केस आया था शाहबानो का केस। आप लोगों ने अगर इमरान हाशमी और यामी गौतम की मूवी देखी है हक, तो ये पूरा इसी पे बेस्ड था, शाहबानो केस, जिसमें कि शाहबानो वाज अ वुमन who was approximately 65 या 72 के आसपास की थी जब उनके हस्बैंड ने उनको तलाक दिया था, ट्रिपल तलाक दिया था उनके हस्बैंड ने। बहुत काफी एज की थी, मूवी में तो बहुत यंग दिखाई गई है। यामी गौतम विद 5 किड्स, बहुत ही एज की थी शाहबानो, 70s में थी शायद अपने, या लेट 60s में थी जब उनके हस्बैंड ने उनको डिवोर्स दिया। एंड शी वांटेड मेंटेनेंस, एलिमनी नहीं बोलेंगे, उसको मेंटेनेंस बोलेंगे, कि इस उम्र में वो कहाँ जाएंगी, तो उनको एक मेंटेनेंस चाहिए। एंड उनके हस्बैंड वाज अ रिनाउंड एडवोकेट, वो खुद भी एडवोकेट थे उनके हस्बैंड, तो इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू फाइट।
अपने ही पति से, पहली बात तो ऐसा समाज जहां पर महिलाओं को अधिकार नहीं था, और दूसरी बात नॉट लाइक ऑफेंडिंग समवन बट उनके धर्म में अलाउड नहीं था महिला को मेंटेनेंस मिलना। उनके यहाँ मेहर होती है, मेहर इस एक वर्ड होता है मेहर, जब शादी हो रही होती है, जब उनके यहाँ निकाह पढ़ा जाता है तो एक अमाउंट लिख दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल इफ अ गर्ल इज गेटिंग वेडेड टू अ बॉय, तो वो लड़की के पापा या मम्मी या वो लड़की बोल देगी कि 50,000 रुपए मेहर या 60,000 या 1 लाख या 2 लाख रुपए मेहर। तो वो 1 लाख 2 लाख मेहर का मतलब ये हुआ कि अब जब ये सेपरेट होंगे तो लड़के को उतना अमाउंट इसे देना पड़ेगा। अब वही होता है कि कोई इंसान जब शादी के बंधन में बनता है तो वो डायरेक्टली पैसे के बारे में बात नहीं करता, तो बहुत एक मिनिमल अमाउंट रख दिया जाता है, जैसे 50,000 1 लाख ऐसे मेहर सेट कर दी जाती है। लेकिन वो 1 लाख उसके लिए जीवन भर के लिए सफिशिएंट नहीं होता है ना। मेहर का अमाउंट इसलिए दिया जाता है कि डिवोर्स के बाद लड़की अपना कैसे पालन पोषण करेगी, बट आज के जमाने में 1 लाख रुपए भी क्या होता है, पूरा जीवन चल जाएगा उसका नहीं। दैट वाज द रीजन शाह बानो वेंट टू दिस केस। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट गई, सबऑर्डिनेट कोर्ट गई, हाई कोर्ट गई, and it went to सुप्रीम कोर्ट। उनका केस नहीं लिया जा रहा था क्योंकि उनका मेंटेनेंस अमाउंट बहुत कम था। वो बहुत कम मेंटेनेंस मतलब बहुत ही कम अमाउंट था, और सुप्रीम कोर्ट का तो नियम है कि इतना तो पैसे की होनी चाहिए तुम्हारी लड़ाई, इतनी नहीं है तो मेरे पास मत आना, मेरे पास बहुत केसेस है डील करने के लिए। एट दैट टाइम दिस वाज वन वुमन, विमेन एक्टिविस्ट थी वो, और लॉयर भी थी, नाम मुझे मेरा स्लिप हो रहा है मेरे दिमाग से उनका। उन्होंने इन्हें आइडिया दिया, मतलब उन्होंने इनका केस में कंटिन्यू करते हुए उनको आइडियाज दिए कि आप पैसे के लिए मत लड़ो, मेंटेनेंस के लिए मत लड़ो, सुप्रीम कोर्ट कभी एक्सेप्ट ही नहीं करेगा आपका केस क्योंकि आपका अमाउंट बहुत कम है। उन्होंने कहा अपने राइट के लिए लड़ो, ह्यूमन राइट के लिए लड़ो, फंडामेंटल राइट के लिए लड़ो। तब देखो तुरंत, क्योंकि फंडामेंटल राइट आते ही सुप्रीम कोर्ट में 2 प्रकार के जुरिस्डिक्शन होते हैं, एक होता है ओरिजिनल, एक होता है एपिलेट। एपिलेट मतलब अपील से आया हुआ, और एक होता है ओरिजिनल। ओरिजिनल में फंडामेंटल राइट्स आते हैं, स्टेट और स्टेट की लड़ाई आती है, स्टेट वर्सेस केंद्र की लड़ाई आती है। इसमें सुप्रीम कोर्ट बात ही नहीं करता है कि अच्छा एंटरटेन करना है कि नहीं करना है। फंडामेंटल राइट का हनन हुआ है, ब्रीच में आ जाइए, सुप्रीम कोर्ट आइए आप, सबसे पहले हम बात करेंगे आपसे। तो उन्होंने अमाउंट को ना एंटरटेन करके उन्होंने फंडामेंटल राइट की बात करी, अपने फीमेल राइट्स की बात करी कि भाई मैं भी इंडियन सिटीजन हूँ, मुझे भी जीने का अधिकार है। फिर उन्होंने पैसे को हटाया और अधिकारों की बात पे जैसे ही आई, सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत उनका केस एंटरटेन कर लिया, और फिर वो ऑब्वियसली शाह बानो जीती भी थी अपना केस, उनको मेंटेनेंस भी दिया गया, और ये उनके धर्म में भी कंपलसरी कर दिया गया कि अगर अ वुमन इज गेटिंग डिवोर्स शी इज liable to get the maintenance amount। तो पहले उनके उसमें नहीं था मेंटेनेंस, लेकिन अब तो क्या ट्रिपल तलाक भी हट गया है, बट बिफोर ट्रिपल तलाक मेंटेनेंस वाज गिवन टू द मुस्लिम वुमन आल्सो। सिर्फ हिंदू वुमन को नहीं, मुस्लिम वुमेन्स को भी वुमेन को भी दिया जाने लगा। दिस इज हाउ द एंटायर जुडिशरी इज वर्किंग। देखो लूप होल्स ना सब सिस्टम में होते हैं, लूप होल्स तो नहीं कहूंगी मैं इसे बहुत अच्छा विटी वर्क कहूंगी कि अगर आपको लग रहा था कि आप पैसे से नहीं जीत पा रहे थे तो आपने सोचा कि चलो फंडामेंटल राइट का गाना गा देते हैं, और वही हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने फटाफट एंटरटेन कर लिया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास जो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में आते हैं वो फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है, और शाह बानो ने सीधा बोला मेरे फंडामेंटल राइट्स हुए हैं वायलेट, तो प्लीज आपको मेरी सुननी ही पड़ेगी। और आफ्टर मल्टीपल वो जो उनके फेलियर्स हो रहे थे बार बार, इस बार एक ही बार में एक्सेप्ट हो गई थी उनकी प्ली, और वो केस चला भी उनका, ठीक है। तो दिस इज हाउ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट्स आर। तो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स ये हो गए आपके, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ये हो गया आपका, हाई कोर्ट प्रयागराज वाला हो गया, एंड सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली वाला हो गया, ठीक है। अच्छा मैं एक बात और बता दूं, आपका जो उत्तर प्रदेश है वो काफी बड़ा है, और यहाँ पर है प्रयागराज पूर्वांचल में, ठीक है। यहाँ पर प्रयागराज है, यहाँ पे मान लेते हैं मुजफ्फरनगर है आपका, और यहाँ कहीं बीच में लखनऊ है। एंड दिस वाज द रीजन, लखनऊ ऑलमोस्ट सेंटर में था तो लखनऊ को लेजिस्लेटिव कैपिटल बना दिया गया, लेकिन हमारा जो जुडिशियल कैपिटल है वो काफी दूर है। इमेजिन बरेली इज समवेयर हियर, और बरेली से अप्रोक्सीमेटली ये होगा 570 किलोमीटर दूर है प्रयागराज बरेली से। अब किसी का केस अगर यहाँ चल रहा है तो उसको 570 किलोमीटर ट्रैवल करके जाना पड़ा करेगा, आना पड़ा करेगा। तो क्या किया गया, एक बेंच होती है, बेंच का मतलब क्या है, एक बेंच एज एन सीट नहीं होती, बेंच मतलब जजेस का पैनल, हाई कोर्ट के एक जजेस का पैनल लखनऊ में बिठाया गया है। आप अगर लखनऊ घूमने जाएंगे तो आपको लखनऊ में भी एक हाई कोर्ट दिखेगा,
हाई कोर्ट नहीं दिखेगा बट अब बेंच ऑफ हाई कोर्ट दिखेगी। वहां पर भी एक कोर्ट, लखनऊ में अपना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तो है ही है, लेकिन एक बेंच भी है हाई कोर्ट की जो यहाँ बैठती है। यहाँ पे जजेस बैठते हैं, 5 जजेस बैठते हैं यहाँ पे, वो अपना बिल्कुल हाई कोर्ट वाले तरीके से काम करते हैं। बस फर्क इतना है, इधर वाले लोगों के लिए हेल्प कौन करता है, लखनऊ, और इधर वाले लोगों के लिए हेल्प कौन करता है, प्रयागराज। बट जब यहाँ से केस का कुछ भी फाइनल आउटपुट आना होता है तो वो फाइनल आउटपुट फिर कहाँ से जाता है, मतलब अगर केस में थोड़ा सा भी गंभीरता हो जाती है, अगर छोटे मोटे केसेस हैं तो लखनऊ बेंच से सॉल्व हो जाते हैं, लेकिन अगर बहुत ज्यादा ग्रेव या हीनियस क्राइम्स हो जाते हैं तो वो फिर कहाँ चला जाता है, प्रयागराज चला जाता है। बट एक बेंच लखनऊ में भी बिठाई गई है सो दैट लोगों को हर बार प्रयागराज ना जाना पड़े, वो छोटी सी बेंच जो है वो भी डील कर ले। अगर दोनों पार्टी सहमत हो जाती है तो इट्स वेरी गुड, नहीं सहमत होती तो प्रयागराज तो है ही फिर आपके लिए, वहां से फिर पूरी डीलिंग्स होती है। समझ में आ गई ये बात? ठीक है, अब आ जाइए इंपॉर्टेंट, इंडिया के अंदर सिंगल सिस्टम है। सिंगल सिस्टम मतलब हाई कोर्ट का केस सुप्रीम कोर्ट जाएगा, सबऑर्डिनेट कोर्ट का केस डिस्ट्रिक्ट जाएगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का केस हाई कोर्ट जाएगा। लेकिन अमेरिका में कैसा है, डुअल सिस्टम। डुअल सिस्टम मतलब वहां का जो फेडरल कोर्ट है, वहां पे सुप्रीम कोर्ट नहीं बोलते, वहां फेडरल कोर्ट के नाम से जाना जाता है, FC करके बोलते हैं। वहां का फेडरल कोर्ट अलग है और वहां का स्टेट कोर्ट अलग है। आपको मैं एक और बात बता दूं, ये करना अमेरिका के लिए इसलिए जरूरी था बिकॉज अमेरिका का नाम है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, स्टेट्स लगा हुआ है। अमेरिका के अंदर बहुत सारे ऐसे स्टेट्स बने हुए हैं और आपको पता है अमेरिका के स्टेट्स में उनकी खुद की सिटीजनशिप होती है। एवरी अमेरिकन हैज 2 आधार कार्ड्स। एग्जाम्पल, गिविंग एन एग्जाम्पल फ्रॉम इंडिया, हर अमेरिकन के पास 2 आधार कार्ड होंगे, एक अमेरिका का, एक उनके स्टेट का। आपके पास एक ही है इंडिया का, आपके पास उत्तर प्रदेश का नहीं है। आपके पास कोई भी आइडेंटिटी है, आप उत्तर प्रदेश के हैं, कोई कार्ड है आपके पास ऐसा टू प्रूव दैट यू आर फ्रॉम उत्तर प्रदेश, टेल मी। किसी के पास कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है टू प्रूव दैट यू आर फ्रॉम उत्तर प्रदेश? बताइए बताइए, हो सकता है। हाँ जी, क्या? डोमिसाइल। डोमिसाइल क्या प्रूव करता है कि आप कहाँ के निवासी हैं, है ना? एड्रेस। अब एड्रेस ये प्रूव कर रहा है कि आप उत्तर प्रदेश में जन्म हुआ, खाली इतनी बात बता रहा है, ठीक है। कोई ऐसा कार्ड दे रहा है डोमिसाइल आपको, सॉरी उत्तर प्रदेश कोई ऐसा कार्ड दे रहा है टू से दैट यस यू आर अ सिटीजन ऑफ दिस स्टेट और दिस थिंग, और इसीलिए आपको ये बेनिफिट्स मिल रहे हैं। डोमिसाइल इज अ डिफरेंट थिंग। डोमिसाइल आपका जन्म अगर उसके बाद जब आप शिफ्ट हो जाते तो इसीलिए डोमिसाइल मांगा जाता है। बट डू वी होल्ड एनी कार्ड? अब आप बोलेंगे कि हमारा जाति प्रमाण पत्र, वो सेंटर का भी बनता है, स्टेट का भी बनता है, सेंटर का भी बनता है। अगर आप कभी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करोगे, सेंट्रल जॉब्स में अप्लाई करोगे, तो जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है वो यूपी का नहीं लगेगा, वो सेंट्रल लगेगा। तो वो तो ओवरऑल इंडिया है। आधार कार्ड की बात कर लो, पैन कार्ड की बात कर लो, वोटर ID की बात कर लो, तीनों जो आपके मेन डॉक्यूमेंट्स हैं जिनसे आपकी पहचान होती है कि आप इंडियन हैं, वो तीनों डॉक्यूमेंट्स केंद्र सरकार बना के भेजती है, गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश बना के नहीं भेज रहा है आपको। इसका मतलब है, चौथी बात, डोमिसाइल इज नॉट कंसिडर्ड अ वैलिड डॉक्यूमेंट। डोमिसाइल कहीं पर भी आप नहीं लगा सकते ये कह के देखो मैं भारतीय निवासी हूँ। डोमिसाइल तब मांगा जाता है जब आप किसी जगह अप्लाई कर रहे हो और वो ये चेक करना चाहते हैं कि आप एक्चुअली कौन से स्टेट के निवासी हो, बस। वरना डोमिसाइल इज नॉट कंसिडर्ड अ वैलिड डॉक्यूमेंट। इवन कास्ट सर्टिफिकेट इज नॉट कंसिडर्ड अ वैलिड डॉक्यूमेंट टू प्रूव दैट आप इंडियन हैं। इंडियन प्रूव करने के लिए आपको पैन कार्ड, आधार कार्ड या वोटर ID, ये 3 ही डॉक्यूमेंट्स लगते हैं खाली, और तीनों के तीनों केंद्र कर रहा है। बट अमेरिका में उल्टा केस चलता है। अमेरिका में ये है कि यहाँ पे अमेरिका का भी कार्ड बना होगा और आपके स्टेट का भी कार्ड बना होगा। फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ स्टेट हियर नोन एज ओहायो, तो आपको ओहायो का भी कार्ड आपको एक इशू कराया मिला होगा। अब यहाँ पे जो कोर्ट्स है वो 2 होते हैं। एक कोर्ट आपका वो होगा जो यहाँ काम कर रहा है सेंटर में, जिसको मैंने क्या नाम बताया था अभी आपको, फेडरल कोर्ट, और एक कोर्ट्स होंगे जो सारे कहाँ काम कर रहे होंगे, स्टेट्स के अंदर। अब एक बात आप मेरी समझ लीजिएगा, इंडियन कोर्ट और फेडरल कोर्ट, इन दोनों में बस इतना डिफरेंस है कि अगर कोई केस आप यहाँ हारे तो आप इसकी अपील ऊपर में कर सकते हैं, और अगर कोई केस यहाँ हारे तो आप इसकी अपील यहाँ कर सकते हैं। लेकिन फेडरल कोर्ट में ऐसा नहीं। अगर आप कोई कोर्ट केस स्टेट में हार गए हैं तो वो वहीं खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर आप बात करें फेडरल कोर्ट की,
तो फेडरल कोर्ट का कोई भी संबंध आपके केसेस से नहीं होता है। फेडरल कोर्ट का संबंध होता है दो स्टेट्स के बीच में लड़ाई हो गई है, स्टेट वर्सेस अमेरिका के बीच में लड़ाई हो गई है, ये वाला। मतलब आपके सुप्रीम कोर्ट के पास दो तरीके के ज्यूरिसडिक्शन थे, एक ओरिजिनल और एक एपिलेट। ओरिजिनल वो जो सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में ही आ सकते हैं और कहीं नहीं जा सकते, और दूसरा एपिलेट जो नीचे से अपील कर कर करके ऊपर आए। फेडरल कोर्ट के पास एपिलेट ज्यूरिसडिक्शन का पावर नहीं है, उसके पास सिर्फ और सिर्फ ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन का पावर है। कोई भी केस डायरेक्टली इसके पास तो आ सकता है, लेकिन नीचे से ट्रांसफर होके ऐसे करके इसके पास अपील के फॉर्म में नहीं आएगा। इसलिए कहा जाता है कि अमेरिका के अंदर डुअल सिस्टम होता है। लिखा है ना हमारे यहाँ, सुप्रीम कोर्ट से नीचे हायर कोर्ट, हाई कोर्ट से लेके नीचे लोअर कोर्ट। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, सेपरेट फेडरल कोर्ट होता है और सेपरेट स्टेट कोर्ट्स होते हैं। ठीक है, आ जाता है काफी बार एग्जाम में डुअल सिस्टम, सिंगल सिस्टम, याद रखना ये चीज। अच्छा, अब आपका जो सुप्रीम कोर्ट है उसके अंदर होता कौन कौन है? तो आपके सुप्रीम कोर्ट में एक तो आपको मिल जाएंगे कौन, चीफ जस्टिस, और बाकी कौन मिल जाएंगे आपको, जजेस। अच्छा, जो सुप्रीम कोर्ट है इसके अंदर जो गिनती रखी जाती है जजेस की, पैनल की, वो हमेशा ऑड रखी जाती है क्योंकि मेजॉरिटी हमें करनी होती है। अच्छा, सिर्फ एक चीफ जस्टिस यहाँ पे अपना जजमेंट नहीं देता है, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो। सिविल कोर्ट के अंदर, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर खाली एक जज बैठता है जिसे हम सिविल जज के नाम से जानते हैं, और खाली वही अपना वर्डिक्ट सुनाता है। आपने अधिकतर मूवीज में देखा होगा ना, फॉर एग्जाम्पल वो जॉली LLB 2 और ये सब मूवीज आई थी, तो उसमें एक ही जज बैठता था और वही अपना आंसर देता, मतलब अपना जजमेंट देता था कि आपके फेवर में है कि आपके नॉन फेवर में है। तो वो जो होता था ना, वो होता है आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, एक जज बैठा हुआ। फिर अगर आपने हक मूवी देखी होगी तो आपने उसमें देखा होगा कि कितना अच्छे से उन्होंने दिखाया है कि जब फाइनल केस की जजमेंट आ रहा था तो देयर वर 5 जजेस सिटिंग। बस फर्क क्या होता है, चीफ जस्टिस की कुर्सी थोड़ी बड़ी होती है और चीफ जस्टिस एकदम बीच में बैठते हैं, बाकी सारे जजेस साइड्स में बैठते हैं। अभी तक सबसे बड़ी बेंच जो इंडिया में बनी है वो बनी है 9 जजेस की। इससे बड़ी बेंच आज तक कोई नहीं बनी। 9 जजेस की बेंच, जब भी मैं बेंच बोल रही हूँ इसका मतलब मैं पैनल बोल रही हूँ, जूरी बोल रही हूँ। 9 जजेस आज तक मैक्सिमम बने हैं, वरना 3 हो जाते हैं, 5 रहते हैं मोर और लेस। 3 तो नहीं बोलूंगी, 5 तो रहते हैं, 5 के 7 भी हो जाते हैं, पर 7 से 9 भी गए, और 9 से ऊपर अभी तक किसी भी जजेस की ऐसा नहीं हुआ है कि किसी केस को सुनने के लिए 9 जजेस से ज्यादा बैठे हो। तो अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बीच में बैठते हैं और उनके साथ क्या होते हैं, उनके सारे जजेस बैठे होते हैं किसी भी डिसीजन को सुनाने के लिए, किसी भी मतलब छोटे से छोटे डिसीजन के लिए। अच्छा, अब ये जो नंबर आपको दिख रहा है 34, ये वो जजेस हैं जिनकी चेंजिंग, मतलब जो जैसे चीफ जस्टिस तो कॉमन रहेंगे, लेकिन ये इधर और इधर जो जजेस बैठते हैं वो हर बार सेम नहीं बैठते हैं, हर बार उनको बदला जाता है। तो एक कोलेजियम बनाया जाता है, एक ग्रुप बनाया जाता है 34 जजेस का। ये 34 जज हो गए। अब इनमें से क्या केस चल रहा है, कौन सा केस आया है, उसके आधार पे इन 34 में से जजेस को बुलाया जाता है कि कल इस वाले केस की हियरिंग है, तो आप लोग तो ये वाले केसेस सुनोगे, आप लोग वो वाले केसेस सुनोगे। तो जब जब वो केस की हियरिंग होती है तो इन 34 में से अकॉर्डिंगली जजेस आके अपनी कुर्सियों पे बैठ जाते हैं, पर एक व्यक्ति कॉमन रहते हैं और वो कौन है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो हमेशा कॉमन रहेंगे इसके। ठीक है, अपॉइंटमेंट कैसे होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, किसको बिठाना है गद्दी पर इसका निर्णय सुप्रीम कोर्ट खुद लेता है, लेकिन इनके पत्र पे साइन कौन करेगा, प्रेसिडेंट करेगा। प्रेसिडेंट नहीं बताते हैं कि अरे तुम नहीं, तुम अच्छी लग रही हो, चलो तुम आ जाओ, तुम बन जाओ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। नहीं, प्रेसिडेंट के हाथ में अधिकार नहीं है। प्रेसिडेंट को तो सिर्फ बता दिया जाता है कि मैडम इनको बनाया जा रहा है, तो प्रेसिडेंट कहती है ठीक है पेपर ले आओ, मैं साइन कर देती हूँ। प्रेसिडेंट का काम खाली इतना है, ठप्पे लगाना, स्टैंप्स लगाना, बस। बट रिकमेंडेशन कहाँ से आती है, कोलिजियम से आती है, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। कोलिजियम क्या होता है, चीफ जस्टिस होती है, उसमें एक चीफ जस्टिस हो गए। कोलिजियम इज अ टाइप ऑफ अ ग्रुप। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो गए, 4 सीनियर जजेस होते हैं, सीनियर मतलब उम्र में सीनियर। ये डिसाइड करते हैं कि कौन जज बनेगा। डिसीजन किसके आधार पे, देखो कौन जज बनेगा इसका डिसीजन कोलिजियम लेती है, लेकिन कौन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेगा उसका जजमेंट कैसे होता है। ये जो आपके 34 जजेस का ग्रुप था ना,
ये 34 जजेस का जो ग्रुप है, इसमें एज में सबसे बड़ा जो होता है उसको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना दिया जाता है, सबसे बड़ा एज में जो होगा, ठीक है। और बड़ा अजीब इत्तेफाक है ये कि जितने भी जजेस यहाँ पर होते हैं वो या तो हाई कोर्ट से आए हुए होते हैं, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो आपके 25 हाई कोर्ट हैं उनके चीफ जस्टिस सब 62 साल पे रिटायर हुए होंगे, तो वो सारे के सारे क्या हो जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जज बन जाते हैं, ठीक है। अब 62 साल आप रिटायर हुए और 3 साल का आपको कार्यकाल मिला है, उसमें भी आप मान लो आप सर्विंग कर रहे हो, तो ऐसा तो नहीं है कि जैसे ही आप कोलिजियम में घुसे होगे सबसे उम्रदार आप ही रहे होगे, क्योंकि 62 साल से ऊपर वाले भी तो लोग होंगे। तो किसी भी चीफ जस्टिस को एट मैक्स 2 साल बोल दिया, एट मैक्स 2 साल, 2.25 साल, इससे ज्यादा कोई चीफ जस्टिस बन नहीं पाता है। कुछ तो चीफ जस्टिस ऐसे भी बने जो 6-6 महीने बाद रिटायर हो गए, मतलब मान लेते हैं कि उनकी एज जो थी जब वो चीफ जस्टिस बने हैं तो वो 64 ईयर्स एंड 8 मंथ्स के थे जब वो चीफ जस्टिस बने, और अब क्या होगा, 4 महीने बाद वो 65 के हो जाएंगे, और जैसे ही 65 के होंगे तो वो क्या हो जाएंगे, रिटायर हो जाएंगे। तो फिर किसका, अब जो उनके सीक्वेंस में सबसे बड़ी उम्र का रहा उसको बुला लिया जाएगा बनने के लिए। रूल यही कहता है चाहे 1 महीने के लिए चीफ जस्टिस बने, लेकिन बनाएंगे आप उम्र में सबसे बड़े को। बहुत बार ऐसा हुआ है कि कोई सिर्फ 4 महीने के लिए ही बनने आए हैं चीफ जस्टिस, लेकिन ये नहीं सोचा जाता है अरे 4 महीने तो हैं, कोई बात नहीं सर, आप जो है वो जज की तरह ही काम कर लो, हम आपसे थोड़ी सी 1 उम्र नीचे वाले को बना ले रहे हैं जिसके पास अभी पूरा 1 साल है 65 होने में, कि कहाँ हम बार बार रिसोर्सेज वेस्ट करेंगे, दैट्स नॉट अलाउड। जो सबसे उम्र में बड़ा होगा भले ही उसके पास 1 ही महीना क्यों ना बचाओ रिटायरमेंट में, बनेगा वही बनेगा जब तक वो रिटायर नहीं होगा। तो यहाँ पे लक का खेल होता है या मेहनत का खेल नहीं होता है। क्यों? क्योंकि मान लेते हैं कि आप उस पोजीशन पे पहुंचे हैं, आपको रिटायर होने में 6 महीने हैं, ठीक है, और जो आपसे उम्र में बड़े थे, ठीक है, तो आपका टाइम जब तक आता वो ऑलरेडी 8 महीने की सर्विस दे ही रहे हैं आपको, तो आपको पता है कि मेरे पास 6 महीने बचे हैं, वो 8 महीने की उनकी सर्विस बची है, तो अब क्या होगा कि आप रह जाएंगे, आपका नंबर ही नहीं लग पाएगा, क्योंकि जब तक वो रिटायरमेंट की एज पर आएंगे आप ऑलरेडी रिटायर हो चुके होंगे। तो इसीलिए यहाँ पे प्रॉपर लक का गेम चलता है कि किस्मत होती है कि कोई आपसे ज्यादा उम्र वाला मतलब लंबा गैप के लिए ना आए, तो आप ज्यादा सर्विंग कर पाते हैं। ऐसा किया था इंदिरा गांधी जी ने, ऐसा नहीं, इसका उल्टा। इंदिरा गांधी जी ने 2 सीनियर मोस्ट जजेस को सुपर पास करके अपने फेवरेट व्यक्ति को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया था। और ये बात है इमरजेंसी के टाइम की, जब इमरजेंसी लगी थी तब इंदिरा गांधी जी ने इस रूल को तोड़ा था, और रूल को तोड़ते हुए जो 2 आपके ऑलरेडी बैठे हुए लोग थे जजेस जिन्हें सीजीआई बनना था, उन्होंने उनकी एज को भी सुपर पास करते हुए उनसे यंगर जज को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया था। और ये इस चीज़ के लिए उनकी बहुत मेरे ख्याल से A.K. राय नाम था उनका जज का, जिन्हें उन्होंने बनाया था 2 को सुपरसीड करवा के। बट फिर उसके बाद से ये चीज़ हो गई कि अब नहीं कर सकते आप, जो भी सीनियर मोस्ट जज होगा 34 के ग्रुप में वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेगा, भले ही 1 महीने के लिए ही क्यों ना बने, ठीक है। अब आ जाइए आगे, कोलिजियम हो गया आपका। देखो वही बात लिखी है ना कि अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन में देखोगे तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, लेकिन रियलिटी में देखोगे तो जजेस ही जजेस को अपॉइंट करते हैं, जजेस ही डिसाइड करते हैं कि अगला जज कौन बनेगा। प्रेसिडेंट गवर्नर कोई डिसाइड नहीं कर सकता इसे। अच्छा, क्वालिफिकेशंस क्या क्या चाहिए होती है जज बनने के लिए? सबसे पहली बात तो आप एक भारतीय नागरिक होने चाहिए, सुप्रीम कोर्ट की बात कर रही हूँ मैं। दूसरी बात, आपने 5 साल हाई कोर्ट में एज अ जज काम करा हो या 10 साल सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट की तरह काम करा हो। ये एडवोकेट इन सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है। 10 साल एज एन एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट में काम, या 5 साल एज अ जज ऑफ हाई कोर्ट काम किया हो, या फिर आप एक डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट है। डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट मतलब आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसने मानो सुप्रीम कोर्ट में भी 5-10 साल काम नहीं करा है, इसमें भी नहीं करा, बट आप एक बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट या उस फील्ड के बड़े इंटेलेक्चुअल प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, लॉ फील्ड के, PhD प्रोफेसर, बहुत सालों का आपका एक्सपीरियंस है, या और भी नालसा वगैरह में आपको काफी सारा एक्सपीरियंस है, तो उस केस में प्रेसिडेंट
कह देते हैं कि ठीक है आपने एज अ लॉयर काम नहीं करा है बट आप आके एज अ जज बन सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि आपको नॉलेज बहुत है, आपको ज्ञान बहुत है, या आप किसी विदेशी में पढ़ाई करी आपने, वहीं पर ही जज की तरह आपने काम किया या किसी भी उसकी तरह काम करा लॉ फर्म में, और फिर आप यहाँ आ गए और बड़े फेमस हो गए आप यहाँ, तो आपको प्रेसिडेंट बोल सकते हैं कि आप जज बन सकते हैं। ठीक है, तो डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट का मतलब वही हुआ। टेन्योर सुप्रीम कोर्ट का कितना रहता है? 65 साल रहता है। पावर्स क्या हैं? पहला मैंने क्या बताया आपको, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में क्या आता है? डायरेक्ट केसेस सुप्रीम कोर्ट पे ही आएंगे, हाई कोर्ट वगैरह से होते हुए नहीं जाएंगे, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में आएंगे। जैसे कि एग्जाम्पल क्या है, दो स्टेट के बीच की लड़ाई है। फॉर एग्जाम्पल कावेरी नदी के पानी की वजह से तमिलनाडु और कर्नाटक में हमेशा लड़ाई छिड़ी रहती है, तो ये दो स्टेट्स लड़ने कहाँ जाते हैं? सुप्रीम कोर्ट आते हैं। सेंटर वर्सेस स्टेट की लड़ाई है, स्टेट और सेंटर के बीच में कोई आपस में एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप चल रहा है, वो वाला केस भी कहाँ सॉल्व होगा? यहीं सॉल्व होगा। अब आ जाओ जरा आर्टिकल 1, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन आर्टिकल 131 में मेंशन्ड है। जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 131 है वो कहता है कि ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है। अब आ जाओ एपिलेट ज्यूरिसडिक्शन पर। एपिलेट ज्यूरिसडिक्शन का मतलब क्या हुआ? अपील से आएंगे यहाँ पे, मतलब अपील आती है लोअर कोर्ट से, सिविल, क्रिमिनल, कॉन्स्टिट्यूशनल तीनों केसेस की आ सकती है। एक बात याद रखिएगा, तीन प्रकार के कोर्ट हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट। अगर किसी भी प्रकार की क्रिमिनल है, हाई कोर्ट भी जा सकती है, सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है वो, और सबऑर्डिनेट कोर्ट में भी जा सकता है वो केस। अगर किसी भी प्रकार का सिविल केस है तो वो भी कहाँ जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट। लेकिन अगर किसी भी प्रकार का कॉन्स्टिट्यूशनल केस है, संविधान से रिलेटेड केस है, तो वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ जा सकता है? हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में। सबऑर्डिनेट कोर्ट में आप जाके ये नहीं कह सकते सर मेरे संविधान मतलब मेरे राइट्स का उल्लंघन हुआ है, मुझे मेरे फंडामेंटल राइट्स मुझसे छीने गए हैं, अलाउड नहीं है। आप सबऑर्डिनेट कोर्ट में नहीं जा सकते, आपको उसके लिए मिनिमम हाई कोर्ट में जाना पड़ेगा। मिनिमम है ये, इतना तो करना पड़ेगा कि या तो सुप्रीम हाई कोर्ट जाओ या फिर डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जाओ। यहाँ अपील नहीं चलती है कि पहले तो हाई कोर्ट ही आना पड़ेगा फिर सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा। नो, मन है हाई कोर्ट चले जाओ, मन है सुप्रीम कोर्ट चले जाओ, अगर कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रीचिंग की गई है आपके साथ। ठीक है, अच्छा सिविल और क्रिमिनल केसेस में फर्क क्या होता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ सिविल एंड अ क्रिमिनल केस? क्या हुआ भाई, पता नहीं है क्या? सिविल और क्रिमिनल केस में क्या डिफरेंस होता है? मैं इतनी देर से बोल रही थी, आप में से किसी ने पूछा भी नहीं। What is the difference between a civil and a criminal case? जैसे प्रॉपर्टी हो गया, डिवोर्स हो गए, इस तरीके, मानहानि हो गया, किसी ने आपके लिए बहुत आपत्तिजनक शब्द बोल दिया, हरासमेंट वर्बल, हरासमेंट अगर वर्बल है तो उसमें जाएगा, बट अगर वो हरासमेंट अगर फिजिकल है तो फिर क्रिमिनल में चला जाता है। रेप जो है वो हरासमेंट ही है लेकिन वो फिर क्रिमिनल में चला जाएगा। ठीक है, तो मानहानि हो गया, प्रॉपर्टी के केसेस हो गए, फिर धोखाधड़ी के केसेस हो गए, 420 हो गई, यही सब, और फिर उसके बाद डिवोर्स केसेस हो गए, या फिर ये क्लेमिंग राइट्स हो गए, बच्चा किसका मेरा रहेगा या तुम्हारे पास रहेगा, ये वाले क्लेम्स हो गए, या फिर ऐसे ही कुछ हो गया कि आपने मेरा पैसा लेके भाग गए हो आप, या आपने बैंक के साथ धोखा कर दिया, ये वाले सारे केसेस सिविल केस की कैटेगरी में आएंगे। बाकी लड़ाई धड़ाई वाले, रेप वाले, ये सारे केसेस क्रिमिनल में जाएंगे। और कॉन्स्टिट्यूशन वाले वो केसेस होते हैं जिसमें कि आपको लग रहा है कि आपका फंडामेंटल राइट से आपको वंचित रखा गया है, यू आर नॉट बीन गिवन योर फंडामेंटल राइट्स, तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस में आते हैं। ठीक है, अच्छा कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस के लिए पहले ये देख लो, एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन। एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन का मतलब होता है आर्टिकल 143। प्रेसिडेंट पूछ सकता है कि भाई क्या ये मैटर लीगल है या नहीं, मतलब कभी कभी अगर प्रेसिडेंट को, क्योंकि प्रेसिडेंट को नियम कानूनों की इतनी नॉलेज तो नहीं होगी ना,
प्रेसिडेंट को अपने काम की नॉलेज है, उन्हें क्या पता बीएनएस और बीएनएसएस इसमें कौन कौन से आर्टिकल या कौन कौन से जो है वो लिखे हुए हैं, आपको पता है क्या? धाराएं पता है आप लोगों को? किसी को याद है धाराएं? नहीं पता है, तो फिर हमें प्रेसिडेंट को भी नहीं पता होंगी। अब अगर प्रेसिडेंट को कभी कभी एडवाइस चाहिए होती है तो 143 के तहत चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से एडवाइस ले लेते हैं कि देखो यार ऐसा ऐसा मैटर चल रहा है, तो मुझे ये बता दो कि इसमें लीगल क्या क्या चीजें फंस सकती हैं, तो इस ऐसे करके प्रेसिडेंट भी एडवाइस ले सकते हैं। दिस इज रिटन अंडर आर्टिकल 143। नाउ कमिंग टू द रिट ज्यूरिसडिक्शन व्हिच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। आर्टिकल 32 हार्ट एंड सोल ऑफ इंडिया। रिट ज्यूरिसडिक्शन क्या था? देखो, पहला था आपका ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, दूसरा था आपका एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन और तीसरा है आपका रिट ज्यूरिसडिक्शन। रिट ज्यूरिसडिक्शन का मतलब होता है कि जब आपसे आपके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स छीने जा रहे होंगे तो आप सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे, हाई कोर्ट के पास जाएंगे और वहां जाके वो आपके फंडामेंटल राइट्स को वापस दिलवाने के लिए कुछ रिट जारी करते हैं, कुछ रिटन ऑर्डर्स जारी करते हैं, जिनके नाम मैं पिछली क्लासेस में भी पढ़ा चुकी हूँ। क्या आप में से कोई मुझे उनके नाम गिना सकता है? हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, क्यो वारंटो, सर्जरी। तो ये हैं आपके 5 रिट्स जो आपने देखे हैं, जिसमें कि सबसे पहला रिट जो है वो कौन सा था आपका? हेबियस कॉर्पस, जिसका मतलब क्या होता था? प्रोड्यूस द बॉडी। याद आया कि अगर आपने किसी व्यक्ति को कैद कर लिया है तो उसको बाहर निकालने के लिए कौन सा किया जा सकता था? हेबियस कॉर्पस। मैं ये पूरा डिटेल में नहीं समझा रही क्योंकि बहुत डिटेल में पहले समझा चुकी हूँ। मैंडेमस का मतलब क्या होता था? डू योर ड्यूटी। अगर कोई सरकारी अफसर अपना काम करने से मना कर रहा है तो उसके खिलाफ मैंडेमस जारी किया जाएगा। सर्जरी का मतलब होता था कि लोअर कोर्ट का डिसीजन कैंसिल कर दिया जाए। मैंने बोला ना, अपर कोर्ट लोअर कोर्ट के डिसीजन को कैंसिल भी कर सकता है, उससे वो केस अपने पास भी मंगा सकता है। प्रोहिबिशन को क्या कहना? कि लोअर कोर्ट से कहा कहना कि तुम रोक दो अपना केस, तुम्हारे नहीं है ये हम डील करेंगे ये वाला केस, फिर वो अपने पास बुला लेता है। और क्यों वारंटो क्या कहता है कि किस अथॉरिटी से तुम ये काम कर रहे हो। बताया था ना आपको कि मैं इस क्लास में खड़े होकर ये बोल दूं कल से आप मेरी क्लास में नहीं बैठोगे, कल से आप मेरी क्या, आप कोचिंग में भी नहीं दिखोगे, तो आप मुझसे पूछ सकते हो मैम आप किस अथॉरिटी से ये बात कह रही, आप यहाँ की मालकिन है क्या जो आप ये बात कह रही। तो वही व्हाट इज योर अथॉरिटी टू से दैट, व्हाट इज योर अथॉरिटी टू एक्ट लाइक दैट, वो चीज आ जाती है किसमें? क्यों वारंटो में। इंपॉर्टेंट जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू का मतलब होता है जितने भी लॉज बनते हैं, वही जो मैं आपको बता रही थी, जितने भी लॉज बनते हैं उनको पूरा का पूरा सुप्रीम कोर्ट पढ़ता है और पढ़ने के बाद ये बताता है क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनली सही हैं या कॉन्स्टिट्यूशनली गलत है। तो उसी को हम क्या नाम बोलते हैं? जुडिशियल रिव्यू कहते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ये भी करता है कि सुप्रीम कोर्ट अपने दिए हुए जजमेंट्स को भी दोबारा पढ़ सकता है, दोबारा उनको मॉडिफाई भी कर सकता है, क्योंकि आज की परिस्थिति में एक जजमेंट दे दिया लेकिन आज से 10 साल बाद हो सकता है परिस्थितियां बदल जाएं, तो वो जजमेंट पत्थर की लकीर नहीं हो जाते हैं। वो जजमेंट को पर बदलने का अधिकार किसका है? सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का। और एक वर्ड इसमें और आता है जिसे हम बोलते हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मतलब होता है अगर आपके किसी भी सुप्रीम कोर्ट ने या हाई कोर्ट ने कोई भी जजमेंट दिया और आप उस जजमेंट की अवमानना करते हैं, यू डू नॉट फॉलो द जजमेंट ऑफ कोर्ट, आपको उसके लिए सजा दी जाएगी, जेल भेजा जाएगा, आपको उसके लिए जुर्माना भरना पड़ेगा। दिस इज नोन एज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। मतलब कोर्ट की बात माननी ही माननी पड़ेगी। प्रधानमंत्री की, मुख्यमंत्री की बात माने या ना माने, पर कोर्ट की बात माननी पड़ेगी, आपको हर कीमत पे माननी पड़ेगी। समझ आ गई ये बात? ओके, बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, एक बात और समझिएगा, ये एक वर्ड है बेसिक स्ट्रक्चर। इस बेसिक स्ट्रक्चर शब्द का मतलब क्या है? जब इंदिरा गांधी जी ने एके साहब को अपना चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना लिया और उसके बाद वो लेकर आई 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, और उस अमेंडमेंट में उन्होंने बहुत सारे चेंजेस कर दिए, बहुत सारे। ऐसा कह लीजिए कि इतने चेंजेस करे कि ऐसा लगने लगा कि पूरा का पूरा संविधान ही बदल दिया है। बहुत सारे चेंजेस करे थे। आप जब पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को तो आप कहेंगे इतना सब कुछ, ऐसा लग रहा है पूरा हर एक आर्टिकल, हर एक चीज में ऐसा लग रहा है बदलाव, हर एक पार्ट में बदलाव किया गया है। तो उसके बाद फिर क्या हुआ
केशवानंद भारती केस हुआ और केशवानंद भारती केस में ये बात चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कह दी कि पूरा कॉन्स्टिट्यूशन एक बेसिक स्ट्रक्चर पर टिका रहेगा। बेसिक स्ट्रक्चर, ढांचा, आप उस बेसिक स्ट्रक्चर को बिल्कुल भी टच नहीं कर सकते। आप कहीं पर भी कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव ले आइए, लेकिन उस मूलभूत ढांचे में बदलाव नहीं लाया जा सकता, उस बेसिक स्ट्रक्चर में कोई भी चेंज नहीं लाया जा सकता। एंड दैट वाज नोन एज द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, जिसमें कि कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी आती है, सेक्युलरिज्म आता है, फेडरलिज्म आता है और जुडिशियल रिव्यू आता है, और भी बहुत सारी बातें आती हैं। लेकिन मेजरली ये चीजें हैं कि कोई भी गवर्नमेंट आएगी, नियम कानून बनाएगी, लेकिन इनमें बदलाव नहीं कर सकती किसी भी कीमत पर। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे चेंजेस किए गए थे बाय द गवर्नमेंट, और उसकी वजह से पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ही चेंज हो गया था। तो इसलिए केशवानंद भारती केस में उन्होंने कह दिया कि आप कुछ भी चेंजेस करिए, लेकिन आप बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी चेंजेस नहीं ला सकते। तो आज भी लेजिस्लेचर रूल्स तो बनाती है, लेकिन ये अनटच्ड है, इनको नहीं छू सकती है अभी भी। गेटिंग माई पॉइंट? क्लियर हुआ? ठीक है, वही बात लिखी है कि पार्लियामेंट कुछ भी चेंज नहीं कर सकता, कोर फीचर्स अनटचेबल रहेंगे, उनको टच नहीं किया जा सकता। नाउ कमिंग टू योर हाई कोर्ट। हाई कोर्ट का आर्टिकल है आर्टिकल 214। अच्छा, पहले बात करते हैं हम अपॉइंटमेंट की। कौन अपॉइंटमेंट करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। ठीक है, कौन अपॉइंट करेगा? प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा। कंसल्टेशन किसकी लेनी पड़ेगी? एक तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की लेनी पड़ेगी, स्टेट में हो रहा है तो गवर्नर की लेनी पड़ेगी, और वहां पे जो हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस होगा उसकी लेनी पड़ेगी आपके हाई कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट के लिए। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में किस किस की लेनी पड़ रही थी आपको लेनी पड़ रही थी आपके कोलिजियम की, जिसमें कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बैठते थे। ठीक, इंपॉर्टेंट, टेन्योर कितना है इनका? सिर्फ 62 साल, 65 साल नहीं है इनका। कमिंग टू द पावर्स, पावर कैसी हैं? देखो, सेम रिट पावर है किसके जैसी? सुप्रीम कोर्ट के जैसी। कौन सी? आर्टिकल 226 में आती हैं। एक डिफरेंस है, इस डिफरेंस को बहुत ध्यान से देख लीजिएगा। अब अगर आप मुझे बता पाए डिफरेंस क्या है, तो मैं समझ जाऊंगी कि आप टॉपिक को समझ रहे हैं। सामने ही लिखा है डिफरेंस, लेकिन आपको बताना पड़ेगा। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के रिट जारी करने के पावर में क्या डिफरेंस है? कॉन्स्टिट्यूशनल है तो अपील है ही नहीं ना उसमें, वो तो सीधा हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ही आएंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंटरटेन कर ही नहीं सकते, उन्हें अलाउड ही नहीं है। अब बताइए, मैं कह रही हूँ कि हाई कोर्ट का जो रिट जारी करने का दायरा है वो सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ा है। कैसे? बताइए। सुप्रीम कोर्ट ओनली फंडामेंटल राइट्स कर सकता है, हाई कोर्ट फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ लीगल राइट्स भी कर सकता है। लीगल राइट्स कौन से होते हैं? वो जो आपका भारतीय न्याय संहिता है, आईपीसी, सीआरपीसी में जो आपको राइट्स मिले होते हैं, उन राइट्स के ऊपर भी हाई कोर्ट अपना रिट जारी कर सकता है। तो ऑब्वियसली हाई कोर्ट इज मोर पावरफुल इन रिट एज कंपेयर टू हाई कोर्ट इज ऑब्वियसली मोर पावरफुल देन इन रिट्स कंपेयर टू सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा पावरफुल हाई कोर्ट हो जाता है रिट जुरिस्डिक्शन। ओके, कमिंग टू द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में तीन होते हैं, मतलब तीन है। एक है आपका डिस्ट्रिक्ट जज, फिर आपके सिविल कोर्ट्स और फिर आपके क्रिमिनल कोर्ट्स। आपके डिस्ट्रिक्ट पे भी कोर्ट्स बटे हुए हैं, एक सिविल और एक क्रिमिनल, जिनको हिंदी में दीवानी और फौजदारी के नाम से जाना जाता है। दीवानी होते हैं सिविल राइट्स, प्रॉपर्टी रिलेटेड, हिस्सा बंटवारा रिलेटेड, ये डिवोर्स रिलेटेड, ये सब कुछ सिविल्स में आ गया। और क्रिमिनल को बोला जाता है फौजदारी के केसेस। तो आपके डिस्ट्रिक्ट में भी कोर्ट्स बटे हुए हैं। इंपॉर्टेंट, अपॉइंटमेंट कौन कर रहा है? सिविल जज का, आपका स्टेट का गवर्नर और आपका हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस, ये दोनों मिलके क्या करते हैं? अपॉइंट करते हैं सिविल जज को। सिविल जज का एग्जाम होता है
जैसे आप PCSJ के नाम से जानते हैं, PCS जुडिशियल एग्जाम करवाता है, उसके थ्रू आप चीफ ये सिविल जज वगैरह बनते हैं, लेकिन अपॉइंटमेंट कौन करेगा? गवर्नर और हाई कोर्ट करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट, PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। क्या नाम से किसी को समझ में आ रहा है ये क्या चीज है? देखो, सपोज करते हैं कि किसी कंपनी ने मेरे साथ धोखा दिया है, मुझे मेरा पैसा लेके भाग गई है वो कंपनी, तो मैं कहाँ जाऊंगी? कोर्ट में। कि ये कंपनी थी, मान लेते हैं एग्जांपल किंगफिशर्स ले लेते हैं, कि ये कंपनी थी, इसने मुझसे पैसे जमा करवाए और इसने बोला था मुझसे कि 4 दिन में पैसा डबल, और मेरा पैसा तो डबल हुआ ही नहीं, और ऊपर से लक्ष्मी चिट फंड जो है वो भाग गई, है ही नहीं, अब वहाँ बिपाशा बसु बैठी ही नहीं है उस ऑफिस में। अब हम क्या करें? हम जाएंगे कोर्ट में केस करने के लिए कि ऐसा ऐसा हुआ है सर हमारे साथ। कोर्ट हमारा केस को एंटरटेन करेगा, सुनेगा, पढ़ेगा, सब कुछ करेगा। लेकिन ये मेरे पास आती हैं और कहती हैं कि मैडम मेरे संग ऐसा ऐसा हुआ है, बहुत बुरा हुआ है। तो मैं कहूँगी जाओ जाओ कोर्ट चली जाओ यार। तो बोली मुझे ना कोर्ट की बिल्कुल भी प्रोसीडिंग्स के बारे में पता नहीं, मैं जानती ही नहीं हूँ क्या हुआ है। तो फिर ये बोलेंगे कि मैम मेरे साथ नहीं पता है, हम सब लोगों के साथ हुआ है। तो फिर मैं बोलूँगा सभी लोग चले जाओ। तो फिर ये बोलेंगे कि जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि कोई एक तबका जो है वो नहीं उतना जानकार होता है, गरीब होता है, या उन्हें पता ही नहीं होता कि इस पे केस भी लड़े जा सकते हैं। तो उस केस में क्या होता है, कोई और व्यक्ति उन सब के लिए एक PIL दर्ज करा सकता। मतलब PIL का कॉन्सेप्ट ये था कि जो अग्रीव्ड है, जिसके साथ बुरा हुआ है, सिर्फ उसके आने की आवश्यकता नहीं है, उसके बिहाफ पर कोई और भी आके कर सकता है, लेकिन एक व्यक्ति के लिए नहीं होना चाहिए। इट शुड बी फॉर पब्लिक इंटरेस्ट, लोगों के लिए, बहुत सारे लोगों के लिए। जैसे किसी गांव में फैक्ट्री लग रही है, गांव वाले कह रहे हैं अगर यहाँ फैक्ट्री लग गई तो उसके बाद हमारा पूरा प्रदूषण हो जाएगा और हमारे तालाबों में गंदगी जाएगी, हमारे बच्चे मर जाएंगे, इसमें से कुछ रेडिएशंस निकलेंगी जिनसे हमारे गांव के बच्चे बीमार हो जाएंगे, हम बीमार हो जाएंगे, हमारी अनाज खराब हो जाएगी, फसल खराब हो जाएगी। तो अब वो बेचारे गरीब किसान हैं, वो कहाँ कोर्ट के केस में चक्कर में फंसते रहेंगे, उन्हें पता भी नहीं है मैं कैसे केस लड़ूं, क्या करूं। तो क्या होते हैं, कुछ सोशल एक्टिविस्ट होते हैं, ठीक है। अब वो जब उनसे कांटेक्ट करेंगे तो वो क्या करेंगे, उस पूरे गांव के फेवर में एक PIL को कोर्ट में डाल देंगे। फिर कोर्ट पहले दिन उस PIL को पढ़ेगा, अगर कोर्ट को लगेगा कि इस पे केस बन रहा है तो कोर्ट अलाउ कर देगा केस लड़ने के लिए, और फिर उस कंपनी को भी अपना एक वकील भेजना पड़ेगा, वो कंपनी के खिलाफ केस होगा तो वो कंपनी के साथ लड़ाई होगी। लेकिन अगर कोर्ट को लगता है कि ये जबरदस्ती लाइमलाइट लूटने का तरीका है तो कोर्ट उस केस को खारिज कर देगी कि नहीं, ये केस हम नहीं लड़ेंगे, और फिर से दोबारा रिवीजन डालते हैं, फिर से अप्लाई करते हैं, कुछ नए पुख्ता सबूत लेकर आते हैं, कुछ स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स डालते हैं, सो दैट कोर्ट कैसे भी करके उनके केस को एंटरटेन कर ले। तो इसको कहा जाता है PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। लोगों के भले के लिए किए जाने वाले केसेस को PIL कहते हैं, ठीक है। जैसे रिवर पॉल्यूशन, रोड सेफ्टी, एनवायरमेंटल इश्यूज, ऐसे केसेस पे PIL दर्ज किए जाते हैं। लेकिन मान लेते हैं इनके साथ कुछ बुरा हुआ और इनके बिहाफ पे मैं करने जा रही हूँ, वो एंटरटेन नहीं होगा, उसके लिए इन्हें ही केस करना पड़ेगा। बहुत सारे लोगों के भले के लिए अगर केस करने जा रही हूँ तो मैं कर सकती हूँ, एक व्यक्ति के लिए मैं नहीं कर सकती। जुडिशियल एक्टिविज्म, जुडिशियल एक्टिविज्म का मतलब ये होता है कि काफी बार एक वर्ड होता है हमारे इसमें पॉलिटी में, सुओ मोटो, SUOMOTO। सुओ मोटो एक्शन का मतलब होता है कि अभी क्या है, इनके साथ कुछ बुरा हुआ, इनके साथ कोई धोखाधड़ी हुई है तो ये कोर्ट में जाएंगी और केस करेंगी। आप सबके साथ कुछ धोखाधड़ी हुई है तो आपके बिहाफ पे मैं चली जा रही हूँ PIL लेकर, ठीक है। आप सबके साथ धोखाधड़ी हो रही है और ये बात न्यूज़पेपर में छपी है, कोर्ट को महसूस हुआ है अरे यार इन लोग के साथ तो बहुत बुरा हो रहा है, तो कोर्ट को किसी की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी कि केस करने आओ, कोर्ट खुद से ही बुला लेगा कि आइए इधर आइए, आप लोग के संग बुरा हुआ है, किसने किया है, बुला के लाइए उनको। इसे कहा जाता है जुडिशियल एक्टिविज्म। जजेस खुद भी एक्टिव होते हैं, अगर वो चाहते हैं तो वो कोई भी केस अपने यहाँ मंगा सकते हैं, किसी को भी किसी भी चीज का केस बना सकते हैं कि अरे यहाँ पे जो है इस वाले CM ने मारकाट करवाई थी, आ जाइए आप भी, लोगों को भी, अग्रीव्ड्स को भी लेकर आइए, आपके ऊपर हम केस कर रहे हैं। इसे कहा जाता है जुडिशियल एक्टिविज्म। खुद से भी काम किया जा सकता है, सुओ मोटो एक्शन भी लिया जा सकता है।
ओके, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, ठीक है। पहली बात तो ये है, इनकी सैलरी फिक्स है, इनकी सैलरी में चेंजेस नहीं किए जा सकते। इनकी सैलरी में चेंज करना है तो संविधान में जाके पहले, पार्लियामेंट में जाके पहले 2/3 मेजोरिटी लेकर आओ। तो कोई भी प्राइम मिनिस्टर किसी भी चीफ जस्टिस को ब्राइब नहीं कर सकता कि तुम मेरे फेवर में दे दो, मैं तुम लोगों की सैलरीज बढ़वा दूंगा, क्योंकि सैलरी बढ़वाना बहुत डिफिकल्ट टास्क है। रिमूवल बहुत डिफिकल्ट है। रिमूवल 124 आर्टिकल 4 में लिखा हुआ है, जिसमें पूरा तरीका बताया है कि लोकसभा में हमें इतनी मेजोरिटी लगेगी, राज्यसभा में हमें स्पेशल कौन सी लगती है, एब्सोल्यूट मेजोरिटी लगती है इनको हटाने के लिए। एब्सोल्यूट मेजोरिटी समझ गए ना, कौन सी वाली थी एब्सोल्यूट मेजोरिटी? 2/3 जो बैठे हैं, जिनकी गिनती किससे ज्यादा होना चाहिए, टोटल स्ट्रेंथ से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, एक सेकेंड, सॉरी, मैं वो एक कॉन्सेप्ट थोड़ा सा गड़बड़ कर गई उसमें एब्सोल्यूट मेजोरिटी में, उसको देखिएगा एक बार। एब्सोल्यूट मेजोरिटी का ये था कि 2/3 लोग होने चाहिए, 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग, प्रेजेंट एंड वोटिंग, which should be more than majority strength। मतलब क्या है, एक बार समझिए, अगर किसी भी क्लास की स्ट्रेंथ 100 है और आज कितने लोग आए हैं, मान लेते हैं आज आए हैं 45 पीपल, ठीक है, ये कभी भी पास नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं पास किया जा सकता? क्योंकि ये कह रहा है जितने आज प्रेजेंट हैं उनकी 2/3 मेजोरिटी तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन आज जो प्रेजेंट हैं वो टोटल के मेजोरिटी में होने चाहिए। 50, अगर 100 मेंबर हैं तो मेजोरिटी कितने पर मिलेगी? 50 पर। 100 अगर टोटल स्ट्रेंथ आती है आज आपकी, तो मेजोरिटी, सिंपल मेजोरिटी कितने पे मिल जाती है आपको? 51 पे। यानी कि कम से कम कितने मेंबर प्रेजेंट होने चाहिए थे आज के सेशन में? 51। ओनली देन 2/3 मेजोरिटी अगर मिल जाती तो पास हो जाता, लेकिन आज स्ट्रेंथ कितनी आई हुई है? 45, यानी कि ये तो ऑटोमेटिकली पास नहीं हो सकता। इसे कहते हैं एब्सोल्यूट मेजोरिटी। टोटल स्ट्रेंथ की मेजोरिटी बैठी होनी चाहिए, उसमें भी 2/3 लोगों का वोट आपको मिलना चाहिए, तब जाके आप क्या कर सकते हैं, इनको हटा सकते हैं। और इनका रिमूवल फिर इतना आसान नहीं होगा ना, क्योंकि ऑपोजिशन चिल्लाने लगेगी, ऑपोजिशन समझ जाएगी कि आप इन जज को इसलिए हटाना चाह रहे हो क्योंकि आप आपकी बात नहीं मान रहे हैं, इसलिए। इनका रिमूवल का प्रोसेस तो काफ़ी बार पार्लियामेंट में चला है, लेकिन आज तक ये कभी रिमूव हो नहीं पाए। बहुत सारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के खिलाफ जो है वो रिमूवल प्रोसेस चले, लेकिन कोई भी चीफ जस्टिस आज तक रिमूव नहीं हो पाया। ऐसा ही डिफिकल्ट तरीका है प्रेसिडेंट को हटाने का, सेम तरीका मान के चलिए। और प्रेसिडेंट को हटाने के तरीके को इम्पीचमेंट के नाम से जाना जा सकता है, महाभियोग के नाम से जाना जाता है। लेकिन जजेस के खिलाफ एटलीस्ट स्टार्ट तो हुआ। आज तक किसी प्रेसिडेंट के खिलाफ पार्लियामेंट में स्टार्ट भी नहीं हुआ है इनका रिमूवल। जजेस के खिलाफ शुरू हुआ, खत्म हो गया, वो नहीं हो पाए रिमूव, पर आज तक किसी भी प्रेसिडेंट के खिलाफ कोई भी इम्पीचमेंट का प्रोसेस पार्लियामेंट में शुरू भी नहीं हुआ। ठीक है, अच्छा, रिमूवल के मैंने ग्राउंड्स बताए थे। 2 ग्राउंड्स होते हैं जजेस को हटाने के। पहला वाला क्या होता है? प्रूव्ड मिसबिहेवियर, और दूसरा क्या होता है? इनकैपेसिटी। या तो ये प्रूव हो जाए कि उन्होंने बदतमीजी करी है, या ये प्रूव हो जाए कि अब वो मानसिक या शारीरिक रूप से उतने स्वस्थ नहीं है कि वो जज का कार्य का निर्वहन कर सके। ठीक है, ओके, बता चुकी हूं मैं आपको स्पेशल मेजोरिटी वाली बात पूरी। जज को हटाना इट्स मिशन इम्पॉसिबल, इट्स वेरी डिफिकल्ट। ये तो सिर्फ रिवीजन वाले आ गए आपके। हाँ, ये बताइए, अभी क्वेश्चंस में अभी सिर्फ नॉर्मल क्लास के उसका है। जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट कौन से केस से आया था? जुडिशियल रिव्यू का कौन से आया था? केस 1। हेबेस कॉर्पस का मतलब क्या है? प्रोड्यूस बॉडी।
SC सुप्रीम कोर्ट के जज का रिटायरमेंट एज कितना है? वेरी गुड। हाँ, हाई कोर्ट का कितना है? कौन सा रिट अथॉरिटी चेक करवाता है? क्यों वारंट हो? कौन सी अथॉरिटी से? बाय विच अथॉरिटी? क्यों वारंट हो? अभी आ जाओ क्वेश्चन पे डायरेक्टली। पहले ये देख लो ABCD का मतलब क्या है। देख लिया? करें अब हम क्वेश्चन स्टार्ट। आंसर लिख लीजिए आप लोग अपने। हो गया? कर लिया क्वेश्चन नंबर 1? हो गया सेकंड? इजी था ये तो। हो गया? डन? ठीक है। आप अपने हिसाब से लिख दो, अगर बहुत रॉन्ग है तो अपने हिसाब से लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। जरूरी नहीं है ABCD के हिसाब से लिखोगे। हो गया? हो गया? यार ऐसे बहुत देर लग रही है ना। 8, 9, 10, 11
वाह, ये थोड़ा ही तो नहीं होता यार, तो फिर एकदम पूरा हो जाएगा वरना इतना ही रहेगा। हो गए 11 तक, बता दूं? डन 11। जी 12, ठीक है। हो गए? हो गए सभी के? डिफिकल्ट है क्या ये वाला? डन। हो गए सबके? हो गए? ओके। क्यों वारंटो चेक्स द लीगैलिटी ऑफ अ पर्सन्स क्लेम टू अ परफेक्ट पब्लिक ऑफिस? हाँ या ना? चेक करता है, ठीक है।
इट क्वेश्चंस द अथॉरिटी अंडर विच अ पर्सन होल्ड्स ऑफिस, यस। तो क्या हम कह सकते हैं दोनों रिलेटेड हैं, तो ए आंसर वुड बी द राइट आंसर, ठीक है। ओके, आ जाओ। इंटीग्रेटेड जुडिशरी मीन्स अ सिंगल यूनिफाइड कोर्ट सिस्टम, yes or no? Integrated. Lower courts are connected by both center and state separately. No. False. यानी कि only A is right. ठीक है. C would be the answer. Advisory jurisdiction of Supreme Court is binding on the president. No. It is not binding. Advice मांग रहे हैं तो फिर जबरदस्ती थोड़ी ना हो सकती। बाइंडिंग मतलब कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने अपना एडवाइस दी है तो प्रेसिडेंट को वो माननी ही पड़ेगी, ऐसा नहीं है। एडवाइस है, ठीक है, एडवाइस मांगी जा रही है तो वो प्रेसिडेंट का मन है वो फॉलो करें ना करें, और वो मांग रहे हैं खाली, पूछ रहे हैं, तो इट्स नॉट बाइंडिंग बट इट इज गिवन अंडर आर्टिकल 143। तो ए इज रॉन्ग, आर इज राइट, डी विल बी द राइट आंसर। हाई कोर्ट्स हैव वाइडर रिट jurisdiction than सुप्रीम कोर्ट, yes or no? Yes. High courts can enforce legal rights also, yes. So A would be the right answer here. Removal of Supreme Court judge is easy, no. It requires a simple majority in parliament, no. दोनों गलत है। Supreme Court is the guardian of fundamental rights, yes. It can issue writs under 32, yes. High Court writ किस में issue करता है? आर्टिकल में। एक 128 27 आर्टिकल 127 सुप्रीम कोर्ट है 140 तक, तो 143 में तो सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस ली जा रही है। 226 आर्टिकल 226 में मांगता है रिट जारी करता है हाई कोर्ट। रिट ऑफ मैंडेमस इज इशूड टू स्टॉप अ लोअर कोर्ट फ्रॉम वर्किंग। क्या होता है मैंडेमस? नहीं, पब्लिक ऑफिसर से बोला जाता है काम करिए अपना। इट कमांड्स अ पब्लिक ऑफिसर टू परफॉर्म ड्यूटी, यस, ओनली दिस इज करेक्ट, ठीक है। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन वाज एस्टैब्लिश्ड इन द केस 1 एंड द भारती केस, यस। इट लिमिट्स पार्लियामेंट्स पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, यस, रोकता है, सब पे नहीं पावर बना अमेंड कर सकते, बेसिक स्ट्रक्चर को छोड़ के कर सकते हो, दोनों करेक्ट है, ए विल बी द राइट आंसर। जुडिशियल एक्टिविज्म मींस कोर्ट्स रिमेन पैसिव, पैसिव मतलब शांत नहीं, एक्टिव रहते हैं, रॉन्ग हो गया। Courts do not interfere in executive matters, wrong, दोनों गलत हो गए, both are wrong in this। 11 पर आ जाओ। Judges of High Court are appointed by the governor, हाँ या ना? हाँ। Governor plays an important role in the appointment process, no। गवर्नर का काम है खाली ओथ करवा देना, तो ओनली मतलब assertion ही करेक्ट है खाली, C would be the right answer। India follows a dual system of judiciary, no। There are separate courts for center and states। There are separate courts for center and states, no। There are separate courts for center and states में इसके कॉन्टेक्स्ट में बोला जा रहा है ये बात, इसके कॉन्टेक्स्ट। सेपरेट मतलब इंटीग्रेटेड है हमारे पास, देखो सेपरेट नहीं है, इंटीग्रेटेड है। बोथ आर रॉन्ग इन दिस केस ऑल्सो। इंटीग्रेटेड और सेपरेट में बहुत फर्क होता है। प्रोहिबिशन एंड सर्चरी आर सिमिलर राइट्स, दोनों सेम है, सेम होते तो फिर अलग अलग क्यों बनाए होते। बोथ आर इशूड आफ्टर द लोअर कोर्ट हैज गिवन इट्स डिसीजन। कैसे? प्रोहिबिशन का मतलब क्या होता है? जिस पर तुम जजमेंट दे रहे हो उसे रोक दो, रोक के मेरे पास भेज दो। और सर्चरी का मतलब क्या होता है? कैंसिल कर दो अपना जजमेंट। तो पहला वाला, ये वाला तो कैंसिल करवाता है जजमेंट को, लेकिन ये अभी जजमेंट आया नहीं है, रोकवा रहा होता है कि जजमेंट मत दे देना, तुम्हारी बस की बात नहीं है, हमारा जुरिस्डिक्शन है, हम करेंगे इस पे काम। तो यहाँ जजमेंट कैंसिल करवाया जाता है, देके यहाँ जजमेंट तक पहुंच ही नहीं पाता है कोर्ट, यानी कि दोनों स्टेटमेंट्स जो हैं वो गलत। सिमिलर रिट्स नहीं है पहली बात तो, और दोनों जजमेंट देने के बाद नहीं लगाए जाते। एक जजमेंट देने के बाद लगता है और एक जजमेंट देने से काफी पहले लग जाता है, ठीक है, क्योंकि सर्चरी कहता है जजमेंट को कैंसिल कर दो, और ये प्रोहिबिशन कहता है कि जजमेंट दो मत, हम देंगे। हाई कोर्ट कहता है मैं दूंगा जजमेंट, आप नहीं दे सकते इस पे जजमेंट, ठीक है। द रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस इंश्योर्स पर्सनल लिबर्टी, हाँ, आपको कैद कर लिया गया है तो पर्सनल लिबर्टी है। It orders the authority to produce a detained person before the court, yes, A will be the correct answer। Public interest litigation can be filed by any person, yes। It aims to protect public interest, yes, A will be the right answer। Supreme Court judges retire at the age of 62, no।
High Court judges retire at the age of 65? No, both are wrong. Judicial review allows court to declare laws unconstitutional? Yes. Constitution is the supreme law of the land? Yes. And the answer will be A, क्योंकि दोनों related है. Judges of the Supreme Court are appointed. हाँ, क्या कोई doubt है? Judges of the Supreme Court are appointed by the President? Yes. The President acts on the recommendation of the Collegium? Yes. Collegium के according ही काम करेंगे President. Both are correct. A will be the right answer. Supreme Court issue writs for both fundamental and legal rights? No. High Courts can issue writs only for the enforcement of fundamental rights? No. उल्टा कर दिया है. High Court fundamental और legal दोनों पे करता है. Supreme Court सिर्फ fundamental पे करता है. इसीलिए दोनों ही incorrect है. Article 32 is called the heart and soul of Constitution. Yes. It gives the right of constitutional remedies. Yes. A will be the correct answer. Supreme Court has original jurisdiction in disputes between center and states. Yes. It acts as the highest appellate court in India. Yes. अब बताओ इसमें A ऑप्शन करेक्ट होगा कि B ऑप्शन करेक्ट होगा? क्यों? भाई देखो ये ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन का पार्ट है, ये एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन का पार्ट है. स्टेटमेंट दोनों करेक्ट है लेकिन रिलेटेड दोनों एक दूसरे से नहीं है. एक ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन की बात कर रहा है, एक एपेलेट. बी विल बी द करेक्ट आंसर. बोथ आर करेक्ट बट आर इज नॉट द राइट रीजन फॉर ए. ओके, गेटिंग माय पॉइंट? कर लिया. अब देखिए जो बच्चे असर्शन रीजन वाले कभी नहीं करे थे उनको तो पता नहीं क्या ही लगा होगा कि क्या करा है हमने इसमें. प्रैक्टिस में आओगे, जब आप रेगुलर आओगे तो समझ आएगा कि असर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस कैसे करे जाते हैं. नाउ टेल मी द मार्क्स. जिसने जितने कर लिए हैं उतने मुझे